बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर टैक्स बार अकेडमी के 8वें सेशन के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। मैं ख़ुसूसी शुक्रगुज़ार हूँ सदर मोहतरम अली हसन राना साहब का कि उन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया और बड़ा अहम मौजू है आज भी मिनिमम इनकम टैक्स के हवाले से, क्योंकि ये ऐसा इशू है जिसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने लास्ट सेशन भी किया 7th और वो कमर्शियल इंपोर्टर की हमने रिटर्न को डिस्कस किया स्पेशली मिनिमम टैक्स के रेफरेंस से, और बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन, बहुत ज़्यादा उसकी वो आई पूरे पाकिस्तान से कि वहाँ से उन्होंने दोस्तों ने हमें अपने फीडबैक भेजा और दोस्तों को टेक्निकल और प्रोफेशनल बड़ी मावनत मिली उसके साथ अपनी रिटर्न्स को फाइल करने में। तो मिनिमम टैक्स के ही जो हमारा टॉपिक है इसको आज हम आगे बढ़ाएंगे कि जो सेक्शन 1531A के तहत मिनिमम है, जो सेक्शन 233 के तहत मिनिमम है, जो 1531B के तहत मिनिमम है और जो दीगर मिनिमम है, तो इन सब का ट्रीटमेंट कैसे होगा। और आज हम कोशिश करेंगे कि जो लेक्चर का एंड पार्ट है वहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर भी ओपन करें, हमारे पास टाइम अवेलेबल हो। तो कुछ क्वेश्चन मुझे पूरे पाकिस्तान से दोस्तों ने भेजे हैं जो मैंने लिखे हैं, लेकिन हाउस भी ओपन होगा, जो दोस्त भी जो क्वेश्चन पूछना चाहे इंशाल्लाह हम उसको कोशिश करेंगे कि भाइयों को अकॉर्डिंग टू लॉ उसको आंसर करें। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हुए मैं इल्तमास करूँगा मोहम्मद अली वान साहब से कि वो तिलावत कुरान पाक से सेशन का बाकायदा आगाज़ फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिन्नास मालिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली वान साहब, आपने तिलावत कुरान पाक से हमारे ईमान को तक़वियत दी। करोड़ों दुरूद पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर अल्लाह ताला हमें उनकी सुन्नत पे, उनके तरीक़े पे अमल करने की तौफ़ीक दे इंशाअल्लाह। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हुए मैं गुजारिश करूँगा अपने सीनियर साबका सदर लाहौर टैक्स बार, मेरे उस्ताद, हम सब के उस्ताद पंचायत खेरा साहब से कि सर हमें रहनुमाई करें कि ये इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर जो मिनिमम इनकम टैक्स के कॉलम्स हैं उसके एक तो ये हमें रहनुमाई करें कि क्या अकॉर्डिंग टू लॉ, एक चीज़ है कि मेरी ख्वाहिश है कि लॉ ये ना हो, वो मेरी ख्वाहिश है और वो ख्वाहिश हम रख सकते हैं, हमारा हक है। लेकिन एक चीज़ है कि लॉ में लिखा क्या है और रिटर्न उस लॉ के मुताबिक प्रॉपर वो इस टाइम जो उसके अंदर फार्मूलाज लगे हैं मिनिमम के स्पेशली वो बिल्ट इन दुरुस्त हैं, गलत है। एक वो हमारा मौक़िफ़ है कि हम FBR कहते हैं कि जी आप इन तमाम फार्मूलाज को रिमूव कर दें, ओपन कर दें, ताकि जो बंदा जो रिटर्न फाइल करना चाहे करे, बाद में आप अपना उसको सेस करें और उसके ऊपर जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है वो हायर कोर्ट तक एडजुडिकेट हो कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू दुरुस्त है कि नहीं। ये भी एक बात सदर मोहतरम होके आए थे मेंबर ऑपरेशन, मेंबर एडमिन के पास, और वहाँ पे ये सारे नुकात उठा के आए हुए हैं। वहाँ पे भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह पॉजिटिव होगा, लेकिन वो फोरम पे हम उठा रहे हैं। फिल वक्त चूँकि रिटर्न फाइलिंग का 8 तारीख लास्ट डेट है, तो हमें कम से कम इल्म हो, समझ हो कि सिस्टम जो कर रहा है वो दुरुस्त कर रहा है। क्योंकि मैंने खुद ज़ाती तजर्बा ये किया है कि अक्सर जगहों पे हमारी अपनी कंसेप्ट की गलती है कि हम गलत फिगर को गलत कॉलम में लिख रहे हैं, गलत फिगर को गलत कॉलम में लिख रहे हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम पेश आ रहा है कि हमने रिटर्न अपनी, मैं इसके अंदर छोटी सी मिसाल देके स्पीकर हैंड ओवर करूँगा। CNG रिटर्न, CNG स्टेशन की रिटर्न जहाँ पे स्पेशली साथ पेट्रोल पंप लगे हुए हैं, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है कि दोस्त कह रहे हैं जी हम फीडिंग करते हैं तो सिस्टम जो है वहाँ पे वो टैक्स निकाल रहा है। जब हमने उनको दोस्तों के रिटर्न को साथ बैठ के देखा, चेक किया, तो समझ ये आई कि उन्होंने जो 156A के तहत जो फाइनल कमीशन था वो और CNG का रेवेन्यू ये इकट्ठा ही अपने सेल रेवेन्यू में लिखा हुआ था और उसको वहाँ पे एग्जाम्प्ट किया हुआ था। हमने उनसे गुजारिश की कि 156A जो है ये आपका अदर रेवेन्यू बनेगा, कमीशन रेवेन्यू है, ये ऊपर ट्रेडिंग में नहीं आएगा, इसने अदर रेवेन्यू में जाना है, इसको अदर रेवेन्यू में लिखे। फिर अदर रेवेन्यू में जाके भी इसने नॉर्मल में नहीं जाना, वहाँ पे भी उसको आपने एग्जाम्प्ट में लिखना है, वहाँ पे भी एग्जाम्प्ट में लिखना है।
और ऊपर जो आप ट्रेडिंग देंगे वो सिर्फ सीएनजी की हद तक की देंगे, और सीएनजी की जब दे के और आप वो जो सुई गैस के बिल पे 4% उसका विदहेल्ड हो रहा है और जो बिजली का बिल उसका विदहेल्ड हो रहा है, वो दोनों मिनिमम उसके, तो वो आप देंगे तो सिस्टम ना आप पे चार्जेबल निकालेगा ना रिफंड निकालेगा। तो वो बहुत सारी जगहों पे हमारे फीडिंग एरर हैं कि हम दुरुस्त कॉलम में कंसेप्ट वाइज ये समझते हुए कि ये फाइनल है या मिनिमम है, जब अपनी रकूम नहीं लिखते तो वो प्रॉब्लम आ रहा है कि उसके ऊपर वो सिस्टम जो जिस कॉलम में हम फीड करते हैं उसके मुताबिक अपने आप वो रिजल्ट हमें शो करता है, और हम कंफ्यूज होते हैं कि जी हम तो उसको दे रहे हैं और ये देखें ये रिफंड या ये बाकी प्रॉब्लम क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। तो मैं बिला ताखीर इल्तमास करूँगा अपने उस्ताद मंशा सुकेरा साहब से कि सर हमें मिनिमम के हवाले से वहाँ पे। बहुत शुक्रिया सर। बेटा वो खोले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आई एम थैंकफुल टू चेयरमैन अकेडमी और प्रेसिडेंट और टेम्पल का कि मुझे मौका दिया कि फिर इसी को डिस्कस करें। तो रिटर्न की आखिरी डेट 8 है, तो ये मिनिमम पहले भी हमने डिस्कस किया है। तो इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है कि हमने जो टोटल वाला कॉलम है और एक फाइनल फिक्स या सेपरेट ब्लॉक या एग्जेम्प्ट वाला है, जो रिटर्न का स्टार्टिंग पॉइंट है जहां 3 कॉलम है। नंबर 1 टोटल का कॉलम है जिसमें हम टोटल सेल लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल लिखते हैं और उसके बाद नेट प्रॉफिट तक जाते हैं। और दूसरा कॉलम जो है बेसिकली वहां गलती होती है कि वहां मिनिमम वाला भी या जो फिक्स टैक्स सेपरेट ब्लॉक है उसको या नॉर्मल में लिख लेते हैं, उससे डबल टैक्सेशन होती है। तो सबसे पहले जो सेकंड कॉलम है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि उसमें आपने क्या लिखना है, उसमें सिर्फ एग्जेम्प्ट, सेपरेट ब्लॉक और फिक्स वाली वहां लिखनी है और फाइनल वाली लिखनी है। मिनिमम वाली सेकंड वाले कॉलम में नहीं लिखनी। मिनिमम वाली जो भी इनकम आपकी होगी या सेल होगी या रेवेन्यू होगा वो सारी की सारी आपने नॉर्मल वाले में लेके आनी है। जैसे प्रॉफिट ऑन डेट है तो प्रॉफिट ऑन डेट पे सेपरेट ब्लॉक टैक्सेशन है। 36 मिलियन से ऊपर 36 मिलियन से ऊपर होगा तो वो मिनिमम है। उससे कम जो 7B में है उस पर डिडक्शन हुई भी होगी तो आपने नॉर्मल वाले या मिनिमम वाले में नहीं लिखना, उसको आपने वो सेपरेट ब्लॉक या उसको फिक्स कह लें, या फाइनल वाला तो नहीं है वो फिक्स ब्लॉक है, सेपरेट उसकी रेशो है, तो वो सेकंड वाले कॉलम में लिखेंगे। अगर आप मिनिमम वाले कॉलम में लिखेंगे तो वो टोटल इनकम जो टैक्सेबल होगी उसमें भी ऐड हो जाएगा, वहां भी टैक्सेशन हो जाएगी और वहां 15 और 10 का डिफरेंस वहां भी ऐड हो जाएगा तो डबल टैक्सेशन हो जाएगी। इसलिए प्रॉफिट ऑन डेट जो है या इस तरह के वो आइटम जो फिक्स में जहां कहीं प्रॉपर्टी है या कोई भी मिनिमम वाला है, अगर वो सेपरेट ब्लॉक वाला है तो मिनिमम में नहीं होगा। तो सेपरेट ब्लॉक जिसपे टैक्सेशन है या फिक्स टैक्सेशन है या एग्जेम्प्ट वाला है वो सेकंड वाले कॉलम में करना है और थर्ड वाले में लेके जाना। थर्ड वाले में क्या लिखना है, एक जो नॉर्मल टैक्सेशन जिसपे होनी है या मिनिमम वाले, जितने मिनिमम वाले हैं या नॉर्मल वाले हैं, वो सेल हो, कॉस्ट ऑफ सेल हो, उनकी रिलेटेड एक्सपेंस, उनकी नेट इनकम वो आपने उसमें करनी है। यहां गलती करेंगे तो अल्टीमेटली वो फिर टोटल में टैक्सेबल इनकम में भी होगी, उसमें भी होगी और टैक्स लायबिलिटी में भी होगी, फिर अपॉर्चनमेंट में भी गलती होगी। वो टैक्सेबल इनको जो हम एट्रीब्यूटेबल इनकम निकालेंगे या एट्रीब्यूटेड टैक्स निकालेंगे, डिफरेंस में भी गलती होगी और ओवरऑल नीचे तक जाएगी। सर मेरी गुजारिश है कि लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए हमारी रहनुमाई करें कि नॉर्मल इनकम, मिनिमम इनकम, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, फिक्स इनकम या इसकी और कौन सी कैटेगरीज हैं और उनका क्यों, उसके पीछे क्या कंसेप्ट है, ताकि ये समझने में ज़्यादा आसानी हो। जो सेपरेट ब्लॉक, सबसे पहले हम फाइनल डिस्चार्ज देख लेते हैं कि फाइनल डिस्चार्ज वाली इनकम कौन सी है। कुछ इनकम्स ऐसी हैं जैसे विद होल्डिंग के डिफरेंट प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन है, कुछ 75 के करीब है, अब कुछ कम हो गए हैं। उनमें से जिसमें लिखा हुआ है कि जिसपे ये टैक्स डिडक्ट होगा या कलेक्ट होगा दैट विल बी ट्रीटेड एज ए फाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी अंडर द ऑर्डिनेंस टू द एक्सटेंट ऑफ दैट इनकम। जिसपे वो डिडक्शन हो जाएगी उसको फाइनल डिस्चार्ज होगी, उस पर फर्दर टैक्स नहीं होगा। और सेक्शन 4 को पढ़े तो इस तरह की जो इनकम्स हैं वो टोटल इनकम में तो शामिल है, लेकिन
टैक्सेबल इनकम का पार्ट नहीं बनेगी। अब 5 हमारे हेड ऑफ इनकम है, नंबर 1 सैलरी है, दूसरा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, तीसरा इनकम फ्रॉम बिजनेस है, फोर्थ कैपिटल गेन है, और आखिरी जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। इवन दो दे आर, इनमें से किसी एक की वो नेचर की होगी, लेकिन जब हम इन हेड में अलग-अलग हर एक की कंप्यूटेशन करेंगे टैक्सेबल इनकम, उसमें से ग्रॉस इनकम होगी, ग्रॉस सेल होगी, रिलेटेड एक्सपेंस लेस करेंगे तो नेट टैक्सेबल इनकम हर एक की अपनी अपनी आएगी। उसकी फिर अपने अपने हेड में अलग-अलग करके टोटल करेंगे, टोटल इनकम में से डिडक्टेबल लाभ से लेस करेंगे तो आपकी टैक्सेबल इनकम आएगी। तो इन हेड में जब आप कंप्यूटेशन कर रहे हैं तो वो इनकम जिसमें डिडक्शंस हुई है वो सेल या उसके रिलेटेड एक्सपेंस या उसकी रिलेटेड कास्ट वो उनका पार्ट नहीं बनेगी। इवन दो वो बिजनेस से रिलेट हो सकती है, वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हो सकती है, वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हो सकती है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो सकती है उन्हीं में, लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल अंडर डिफरेंट हैंड एंड टोटल उसमें वो इंक्लूड नहीं होगी, वो सारी की सारी सेपरेट हो जाएगी। इवन टर्नओवर टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो वहां भी वो फाइनल वाली वो टर्नओवर एक्सक्लूड कर दी जाएगी और बाकी जो होगी वो नॉर्मल होगी। जो टैक्सेबल इनकम की बात हम करते हैं 5 हेड में, तो वो हम नॉर्मल की बात कर रहे हैं कि वो नॉर्मल टैक्सेबल इनकम है और उस पे जो नॉर्मल रेट दिए हुए हैं वो उस पे एप्लीकेबल होंगे। ये एक बात तो अलहदा होगी कि सेपरेट जो आपकी फाइनल डिस्चार्ज वाली है ना उसकी सेल उसमें ऐड करनी ना, अगर एडेड भी है तो अपॉर्चुनमेंट करके सेक्शन 67 के तहत और 13 के तहत सेपरेट कर देने, सेपरेट करके सिर्फ नॉर्मल वाले आ जाएंगे। अब नॉर्मल में फिर सेपरेट ब्लॉक भी नॉर्मल का पार्ट हो सकता है और मिनिमम जो है वो तो नॉर्मल का पार्ट रहना ही है। सेपरेट ब्लॉक को वो टैक्सेबल इनकम में तो टोटल आएगा, जब टैक्सेबल टोटल हम इनकम कैलकुलेट कर लेंगे ऑल हेड में तो फिर वहां 2 हिस्से करेंगे, एक नॉर्मल एक सेपरेट। सेपरेट इसलिए करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ चार्जिंग ऑफ सेपरेट रेट पर के लिए उस टैक्सेबल इनकम के 2 हिस्से, जिन जिन पे अलग रेट लगता है उनको उसके मुताबिक टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे और जिनका नॉर्मल वाला एक स्टैंडर्ड रेट जो है आपके पार्ट 1 में दिया उस पे वो कैलकुलेट करें और दोनों टैक्स को इकट्ठा कर लेंगे तो वो टैक्स लायबिलिटी नॉर्मल की बन जाएगी। उसमें सेपरेट भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा। सेपरेट को हम फिक्स भी कहते हैं। तो जो सेपरेट जो फाइनल डिस्चार्ज था वो ऑल टुगेदर सारा ही अलहदा हो गया, वो कंप्यूटेशन टैक्सेबल इनकम में टोटल में कहीं आया ही नहीं। ये वाले दोनों आए हैं, तीनों ही आई हैं। अब मिनिमम इसके बाद फिर मिनिमम देखेंगे, जब ये टैक्सेशन हम कैलकुलेट कर लेंगे जो दोनों पे सेपरेट वाली भी और नॉर्मल वाली भी डिफरेंट रेट लगा के, अब ये हमारी आ गई लायबिलिटी। इसको अब हम कंपैरिजन करेंगे कि जिन हेड पे कहा हुआ है मिनिमम, इसको कंपैरिजन करेंगे ये उससे ज्यादा है या कम है। अगर उससे ज्यादा है तो फिर तो मिनिमम रेट ही नहीं होगा क्योंकि ये इटसेल्फ ही ज्यादा है, तो मिनिमम कैलकुलेशन डिफरेंशियल कैलकुलेशन की हमें जरूरत नहीं है। अगर मिनिमम हमारा ज्यादा है, ये अमाउंट कम आई है, तो जितना कम है वो इसमें हम और ऐड कर लेंगे, उसके बराबर कर लेंगे, तो बराबर हो गए, कहेंगे ये टोटल लायबिलिटी उतना ही हमारा डिडक्ट हुआ होगा, तो फर्दर हमें कुछ नहीं देना पड़ेगा। और एडजस्टमेंट जितनी मिनिमम है सारी की सारी ये कंप्यूटेशन होगी फाइनल की, सेपरेट की, नॉर्मल की और मिनिमम की, इस तरह ये टोटल ओवरऑल होगी। तो इसी को हम फिर आगे देख लेते हैं कि मिनिमम को वर्किंग करते वक्त वो, क्योंकि ये तो ओवरऑल मैंने बात बताई है, मिनिमम वो 113 की हो या अब हम अलग-अलग हेड की देख लेते हैं। क्या इंपोर्ट को जब मिनिमम कहा गया तो वहां उन्होंने वर्ड एक यूज किया है इनकम अराइजिंग फ्रॉम इंपोर्ट। इट मीन टोटल का वो मिनिमम नहीं है, वो जो इनकम अराइजिंग फ्रॉम इंपोर्ट है, इंपोर्ट की जब हम सेल करेंगे उससे जो इनकम होगी टू दैट, उस पे जो नॉर्मल टैक्स होगा वो टू दैट एक्सटेंट ये मिनिमम होगा। अगर उसका नॉर्मल टैक्स वो 100 रुपए बनता है, उस पर ये डिडक्शन हुई है 110 रुपए, तो उस पर टैक्स कितना लगेगा, 100 की बजाय 110। 100 हमारा नॉर्मल है, 10 रुपए हम डिफरेंशियल कैलकुलेट करेंगे फार्मूले के मुताबिक। पहले उसकी सेल देखेंगे, टोटल सेल में से उसकी सेल देखेंगे, उसकी टैक्सेबल इनकम देखेंगे, उसका टैक्स देखेंगे, वो अपॉर्चुनमेंट करेंगे, फिर जिस पे इंपोर्ट पे डिडक्शन हुई उसका देखेंगे एट्रीब्यूटेड कितना टैक्सेबल इनकम है, कितना टैक्स है, कितना दोनों में नॉर्मल में और डिडक्शन वाले में फर्क है, उतना नॉर्मल टैक्स में और ऐड कर लेंगे, टू दैट एक्सटेंट वो ऐड हो जाएगा, उसकी मिनिमम के लेवल तक हम ले जाएंगे और अकॉर्डिंगली नीचे हम टोटल की टोटल जितनी डिडक्शन है उसका क्लेम कर लेंगे। इस तरह अगला हेड लाएंगे इनकम फ्रॉम, जैसे सप्लाईज है तो सप्लाई का भी हम देखेंगे कि सेल में कितनी सेल शामिल है, टोटल सेल क्या है, उसकी रेशियो टैक्सेबल इनकम में क्या है, टैक्स में क्या है, तो ये जिस पे डिडक्शन हुई है
उसका रेशियो एट्रीब्यूटेबल इनकम उसमें कितनी बनती है, उसमें कितना टैक्स बनता है, दोनों का फिर कंपैरिजन करेंगे, उसका फिर डिफरेंशियल निकालेंगे, डिफरेंशियल निकाल के फिर जो नॉर्मल हमारी टैक्स लायबिलिटी उसमें वो ऐड कर लेंगे। फिर थर्ड वाला है आपका इनकम फ्रॉम सोर्सेज सर्विसेज जो है, सर्विसेज पे जिन पे डिडक्शन हुई है जो डिडक्टेबल है उसको हम देखेंगे वो कितनी अमाउंट है, उसकी सेल में कितनी शामिल है, कितनी टैक्सेबल इनकम में उसका एट्रीब्यूटेबल टैक्स कितना है, उसको इसके साथ कंपैरिजन करेंगे जो डिडक्शन हुई, फिर उसका पोर्शन निकाल लेंगे कि डिफरेंशियल कितना एक्सेस है या डाउन है। अगर हमारा डिडक्टेबल पहले ही कम है तो कोई एडिशन नहीं होगी, अगर मिनिमम हमारा ज्यादा है तो उतना हम डिफरेंशियल कहेंगे, इतना ऐड करके बराबर करेंगे। इस तरह बाकी सारे भी वो रेशियो हम देख लेते हैं कि ज्यादा आगे बेटा एंड पे कॉलम इसको हम अलग-अलग देख लेते हैं कि कुछ जगह पे कहा हुआ है अराइजिंग फ्रॉम दैट डिडक्शन इनकम, कहीं कहा गया है मिनिमम टैक्स ऑफ द इनकम ऑफ सच पर्सन। जब इनकम ऑफ सच पर्सन कहा गया है तो फिर उस सोर्स से नहीं, फिर टोटल जो आपकी टैक्स लायबिलिटी नॉर्मल बनती है फिर उससे कंपैरिजन करना है। बाज़ दफा आपके सेल है जैसे तो गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी अगर विद इन ईयर ही बेचें तो उस पे वो मिनिमम है, वो फिर क्योंकि कैपिटल गेन पे टैक्स होता है उसका कैपिटल गेन के साथ उसको कंपैरिजन करेंगे, बाकी के साथ कंपैरिजन नहीं होगा। जो कैपिटल गेन पे नॉर्मल टैक्स बनता है वो कितना, उसका अपॉर्चुनेट बन के वो कितना आया उसको उस अमाउंट के साथ कंपैरिजन करेंगे, वो कम है या ज्यादा है। अगर ज्यादा है नॉर्मल से तो फिर कोई एडिशन नहीं होगी, अगर वो ज्यादा है तो जितना डिफरेंशियल ऐड करके उसके बराबर कर लेंगे कि इतनी इसकी टैक्स लायबिलिटी होनी चाहिए। बेटा वो आगे एंड वाली ये इसको थोड़ा सा बड़ा कर, इसमें हमने डिफरेंट हेड का कैलकुलेशन की है, कोई फार्मूले भी लगाए हैं। इसमें से जो उधर फार्मूले हैं ये दरमियान वाला उधर नहीं होगा, सेंटर वाला जो है ये वाला आपके एफबीआर के सिस्टम में नहीं होगा, वो खुद वहां से कैलकुलेट करता होगा। वो बाकी पहले वाले कॉलम है और आखिरी वाली है, ये आखिरी 3 भी हैं पहले 3 भी हैं, तो इसमें से 3 हमने नए इंसर्ट कर दिए। वो आपकी जो कैलकुलेशन कंप्यूटर ने खुद की हुई हैं वो वहां से ये फिगरें उठाएगा और ये रेशो कैलकुलेट करेगा, उससे एट्रीब्यूट जैसे इंपोर्ट है तो इंपोर्ट में वहां एक ही कॉलम है कि इंपोर्ट की एट्रीब्यूटेबल जितनी इनकम है वो यहाँ डालें, तो यहाँ हम उसको कर सकते हैं कि टोटल नॉर्मल सेल हमारी कितनी है टोटल, उसमें आपकी सप्लाई की भी हो सकती है, सर्विसेज की भी हो सकती है, एग्जीक्यूशन की भी हो सकती है, इंपोर्ट की भी हो सकती है। तो एक्सपोर्ट वाली क्योंकि फाइनल में होगी वो इसमें नहीं आएगी, फाइनल वाली हम उधर ही जाएगी। अब तीनों का देखेंगे टोटल, इस पे टोटल इसकी रिलेटेड टैक्सेबल इनकम क्या है और इसका रिलेटेड जो है इन तीनों चीजों का इसका रिलेटेड टैक्स चार्जेबल में पोर्शन क्या बनता है, इनकी रेशियो हम इधर निकाल सकते हैं कि टैक्सेबल इनकम जो है वो टोटल सेल का क्या रेशियो है या टैक्स जो है इस पे टैक्सेबल इनकम पे जो इससे रिलेटेड है इन तीनों सेल पे उसकी रेशियो क्या है। यही रेशियो फिर हम जो उस पे लगा सकते हैं जो आपकी डिडक्शन हुई है उसकी उस पे लगाएंगे वही रेशियो। तो अगर हम टैक्स की रेशियो लगाएंगे तो टैक्स अमाउंट आ जाएगी, इनकम की रेशियो लगाएंगे तो इनकम आ जाएगी, वो एट्रीब्यूटेबल इनकम आ जाएगी। फिर उसको चेक भी करें तो उनका डिफरेंस भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज हमारा टैक्स का रेट जो है इसमें डिडक्शन कितना हुई है 6%, अगर हमारा एवरेज रेट ऑफ टैक्स इस पे आता है 4% तो इट मीन 2% आपकी एडिशन होनी है। अगर 6 की बजाय एवरेज रेट ऑफ टैक्स ऑन द सेल आपका आ जाए 7%, फिर कोई एडिशन नहीं होगी क्योंकि आपका एवरेज रेट ऑफ टैक्स ऑन द सेल जो एक्चुअल है और वो और डिडक्शन के रेट को आप कंपैरिजन करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इन फार्मूलों के मुताबिक भी कर सकते हैं। और जो डिडक्शन का रेट है उसको आप जो एवरेज रेट ऑफ टैक्स आया है, जैसे आपका ये चार्जेबल टैक्स है इसको अगर हम सेल का देखें तो ये 4.6% है और उधर रेट क्या है 6% डिडक्शन का, तो इट मीन 1.4% हमारी एडिशन होगी। अगर एडिशन को भी चेक करें उसमें तो वो वही अमाउंट निकलेगी, किसी भी फार्मूले से आप उसको चेक कर सकते हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन में भी चेक करना, सीधा करना हो वहां से इनकम देखनी हो, अगर कोई चीज आपको ना पता चले तो वहां से भी आप देख सकते हैं। अगर कोई भी एट्रीब्यूटेबल इनकम खाली है वहां डालें तो वो टैक्स खुद ही कैलकुलेट कर लेगा, फिर उस टैक्स को उसकी रेशियो चेक कर लें
कि ये इसका कितना है, तो वहां से फिगरों में देखें ये किसकी रेशो कर रहा है, तो आपको वहां से भी मिल सकता है। कोई एक फिगर हो ना, जैसे सपोज आखिरी फिगर आपको कहीं से मिल जाए 1.4, तो 1.4 से इसको डिवाइड करते हैं, 6% करेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी, 4% करेंगे तो टैक्सेबल आ जाएगी। आप रिवर्स सारी कैलकुलेशनें कर सकते हैं। कोई एक फिगर, कोई एक रेशियो आपके पास हो तो हर चीज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे इसमें है कि ये आपकी टैक्सेबल इनकम रेशियो है 17.5, तो इसका टैक्स ये, इसको इससे डिवाइड करें तो 100% सेल निकल सकती, अदरवाइज बाकी फिगरें भी सारी निकल सकती। तो कोई एक आपको अवेलेबल हो, जैसे डिफरेंशियल की है, डिफरेंशियल आपकी रेशियो आई है 1.4, तो इसमें 6 वाली भी निकल सकती है, 4 वाली भी निकल सकती है, तो आप सारी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कंप्यूटर ने कोई कैलकुलेशन की भी हो तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं कि ये किसकी रेशियो है, कितने % है, वो यहाँ भी उतनी अप्लाई की गई है या नहीं की गई। तो इसी तरह नेक्स्ट वाली, इसके बाद इसमें बेसिक क्वेश्चन ये है कि क्योंकि वो तो इनकम अराइजिंग फ्रॉम सेल है, तो ये जो एट्रीब्यूटेबल इनकम है वो तो डायरेक्टली हम रिसीट का कैलकुलेट कर रहे हैं, वो तो है नहीं है, सेल तो नहीं है, ये वाली तो कास्ट है, लेकिन ये एक्चुअल कास्ट भी नहीं है, क्योंकि इसमें 17% जो है सेल टैक्स भी एडेड है, जो कि हमने इनपुट क्लेम कर लेते हैं। तो कास्ट भी लगाएं तो ये कास्ट 70% इससे कम है, तो रियल सेल इसकी निकालें तो इसमें 17% कम करें और मार्जिन सारा ऐड करें तो वो सेल बनेगी। क्योंकि ये सारी जितनी भी ये सीट वाली या वैल्यू वाली है आइटम है, ये इसका टाइमिंग डिफरेंस है। दूसरी हमारी जो नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस बनता है वो अक्रूवल बेसिस बनता है, ये सारी जो है ये रिसीट बेसिस पे या कलेक्शन बेसिस पे या किसी अमाउंट बेसिस, कॉस्ट बेसिस पे या एक्सपेंडिचर बेसिस पे, ये पेमेंट बेसिस पे डिडक्शंस होती हैं। तो इनको आपस में रिकंसाइल करना, क्योंकि टाइमिंग डिफरेंस है, वो ट्रेल पूरा रखना वो मुश्किल है, तो इसीलिए इन्हीं अमाउंट को एज ए हम ये समझ लेते हैं कि इस अमाउंट में ये जो रिसीट अमाउंट है इसमें जो टैक्स लगा है वो, और इसमें मिनिमम ये टैक्स है, तो इसका रिलेटेड टैक्स क्या होगा वो किसी स्टैंडर्ड बेसिस पे फॉर द ईयर हो सकता है ये आधी बिकी हो, तो आधी में हमने रेशियो देख ली कि अगर हमारा टैक्स रेशियो आ रही है 4.6, इट मीन अगर हम 100 रुपया सेल करें तो उसमें 4 रुपया प्रॉफिट होता है। तो इसी तरह ये जो हमारी रिसीट्स है इन सारों में 4 रुपए 60 पैसे 1 रुपए में 1 रुपए की 100 की करें उसमें 4 रुपए 60 पैसे हमारा प्रॉफिट है, तो टैक्स कितना डिडक्शन हुआ है 6 रुपए, तो 2 रुपए एडिशन होनी है, ये ऐसे समझ लें। तो इसलिए उसको इजी करने के लिए, क्योंकि ये जो डिडक्शंस हैं ये हम उसी साल क्लेम कर सकते हैं जिस साल में डिडक्शन हुई है, ये अगले साल में कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकते, हमारी मर्जी नहीं है कि अगले साल इसको क्लेम करें या पिछले में करें। तो इसलिए इस को सामने रखते हुए तो इसको हम इसी को ही सेल बेसिस कर ले, वैसे 17% करें तो ये इसको ऐड करें तो ये सेल के इक्विवेलेंट तो नहीं है, एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन नियर वेयर चले हैं, थोड़ा बहुत कम ज्यादा होगी, तो इसलिए इसी को एफबीआर ने बेस बनाया हुआ है कि सारी सेल को इसी का एट्रीब्यूटेड निकाल के, इसी की ही प्रॉफिट निकाल के, इसी का ही टैक्स एक्चुअल जो नॉर्मल टैक्स से निकाल के डिफरेंशियल ऐड कर दिया, नॉर्मल लायबिलिटी प्लस ये डिफरेंसेस ऐड किए, इसी तरह बाकी हेड्स को बनाया। तो रियल सेंस में क्या होना चाहिए, रियल सेंस में तो इनकम होनी चाहिए उसके मुताबिक, क्योंकि ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंस, क्योंकि डायरेक्शन रिसीट बेसिस पे है, ये उस अक्रूवल पे नहीं है, तो इसलिए उसकी ये टाइमिंग डिफरेंस है, यहाँ एक ही दफा हमने उसका डिफरेंशियल ऐड कर दिया, अब दोबारा उसका डिफरेंशियल ऐड नहीं होगा। हो सकता है ये वाली इंपोर्ट की है तो 3 साल बिकती रहे, तो हमने यही डिफरेंशियल डाल दिया है, तो अगले सालों में इसके डिफरेंशियल नहीं होगा, नॉर्मल टैक्सेशन होती रहेगी। इसमें 1-2 क्वेश्चन और आए थे, वो ये आए थे कि जी सपोज इंपोर्ट इसी साल हुई है लेकिन बिका कुछ भी नहीं है, तो अगले साल में टैक्सेशन देना पड़ गया, मिनिमम इस साल हो गया, तो इस तरह फिर डबल टैक्सेशन है। इस सिचुएशन में या दूसरे वाली जो है जो सर्विसेज है या वो है कि एडवांस हमने पैसे ले लिए पहले, डिडक्शन पहले हो गई है तो सर्विसेज बाद में दी है, या एग्जीक्यूशन बाद में हुई है, या पहले एग्जीक्यूशन कर दी है और टैक्सेशन हमारी जो कलेक्शन है बाद में हुई है, और 1-2 ही ट्रांजैक्शन थे, वैसे तो मेजरिंग ऐसे नहीं है। तो इस सिचुएशन में भी अगर आप कम से कम जितनी भी आप शेयर करना कुछ नहीं करेंगे तो आपको नुकसान होगा, अगर आप कुछ भी रिकॉग्नाइज करेंगे, सपोज में 10% भी रिकॉग्नाइज करेंगे सेल, तो उसमें से आपको रेशो मिल जाएंगी कि 100 रुपए की सेल में से प्रॉफिट कितना है और टैक्स कितना है, तो उस रेशियो से इसका भी निकाल देंगे आप, फिर आप ले लेंगे। अगर बिल्कुल भी नहीं रिकॉग्नाइज करेंगे तो फिर आप पे लॉस होगा। जितना आप हायर रेट ऑफ प्रॉफिट इन द ईयर डिडक्शन होगी तो आपको फायदा होगा,
अगर आप लो रेट उसमें शो करेंगे, सब्सिक्वेंट हाई रेट करेंगे, तो फिर इस कैलकुलेशन में आपको नुकसान होगा, क्योंकि उसको आपस में इस तरह रियल कैलकुलेशन करना वो डिफिकल्ट है। तो इसको आप इस तरह मैनेज कर सकते हैं। वैसे नील हो तो फिर आपको डबल टैक्सेशन के चांसेस हैं कि पहले साल में मिनिमम सारा हो जाएगा, अगले साल में एक्चुअल नॉर्मल टैक्स आपको देना पड़ेगा। अगर इसमें आप 1000, 2000, लाख, 2 लाख भी रिकॉग्नाइज कर लेंगे, उसकी रेशियो आ जाएगी, नेट प्रॉफिट हायर साइड पे रख लेंगे, तो आपकी ये एडिशन जो है वो फिर मिनिमम होंगी। अगर आप लोअर प्रॉफिट के रखेंगे या नील पे रखेंगे तो फिर ज्यादा आपकी एडिशन होगी। तो इसलिए आप उसको देख लेंगे कितना, कुछ ना कुछ रिकॉग्नाइज करेंगे। इस तरह 100% ये एक इमेजिन तो हो सकता है कि कुछ भी नहीं किया, कुछ सेल नहीं की, सारा ही है, लेकिन ओवर ए पीरियड आप टाइम आप चलें तो सेल परचेज होंगी। तो स्टैंडर्ड रेट भी हो सकता है, इसमें नहीं है फार्मूले में, तो उन्होंने खुद ही कैलकुलेशन कर दी है, लेकिन अदरवाइज स्टैंडर्ड रेट भी हो सकता है कि स्टैंडर्ड हमारा नेट प्रॉफिट का रेट जैसे इधर निकला हुआ है, ये टैक्स रेट 4 है और 17 है, तो उससे भी हम अदरवाइज कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 1 रुपए में कितना टैक्स है और कितना प्रॉफिट है, तो उतनी एडिशन 1 रुपए के मुताबिक या 1.4% 1 रुपए में 1 रुपए 4 पैसे हमने एडिशन करनी। तो नेक्स्ट है इसी तरह सर क्वेश्चन अच्छा सर, क्वेश्चन ये है कि सेक्शन 113 के तहत मिनिमम टैक्स होता है, टर्नओवर टैक्स, वो एडजस्टेबल होता है 5 इयर्स के लिए। मिनिमम टैक्स नॉर्मल टैक्स के अगेंस्ट अगर आपकी मिनिमम टैक्स चार्ज किया, तो सेक्शन 113 में जो टर्नओवर टैक्स है वो हम चार्ज करते, मिनिमम जो एक्सेस पे कर दिया ओवर द नॉर्मल टैक्स, वो हम अगले 5 साल तक क्लेम कर सकते हैं। अगर आपका अगले सालों में मिनिमम से ओवर हो जाए, तो इस सूरत में भी ये जो सेक्शन नहीं, ये एडजस्टेबल नहीं है। ये जहां लॉ में लिखा होगा वहां एडजस्टेबल है। पहले कुछ सेक्टर का एडजस्टेबल था, जैसे आपका इंफॉर्मेशन है, टेक्नोलॉजी है, कोई 15-20 सेक्टर थे, उनके लिए उन्होंने एडजस्टेबल कहा था। अब वो पहले मैं बता रहा हूँ ना, इनकम फ्रॉम सर्विसेज में कुछ सेक्टर थे, 97 के 94 एक क्लास आई थी, तो फिर उन्होंने 153 मेरा 3 या 4 सेक्शन में उसकी भी एडजस्टमेंट दी थी सर्विसेज के लिए। 153 1B के कुछ सेक्टर की 94 थी मेरा क्लास, उसके रिलेशन से जो सर्विसेज थी उसमें रिड्यूस मिनिमम उन्होंने कहा था आपने 2% हर हाल में देना है, अदरवाइज विद होल्डिंग 8-10 जो भी परसेंटेज थी, तो वो उन्होंने कहा था कि आप 5 साल से एडजस्ट कर लेंगे, ओवर दैट आप एडजस्टमेंट नहीं कर सकेंगे। तो वो जहां एडजस्टमेंट लॉ ने दी हुई है वहां आप कैरी फॉरवर्ड एडजस्ट कर सकते हैं, जहां लॉ ने नहीं दी वो अपनी मर्जी से नहीं है। लॉ में ये फिस्कल लॉ है, लेटर ऑफ लॉ जो है वो उससे गवर्न होगा, तो इसलिए जहां नहीं है अपनी मर्जी नहीं है कि इसको मिनिमम को एडजस्ट कर लें। 113 एक सेपरेट टैक्सेशन है, वो ओवरऑल नॉर्मल लायबिलिटी से कंपैरिजन करेंगे सेल की परसेंटेज के साथ, वो नॉर्मल की सेल होगी, उसमें फाइनल वाली सारी एक्सक्लूजन होंगी, वो उस पैटर्न के मुताबिक फिर हम देखेंगे। थैंक यू। इसके बाद ये ब्रोकरेज का है, अब बेटा इसे पीछे एक पेज आए, पीछे पेज, पीछे पेज, पीछे से इसे पीछे हाँ, इसको पेज, ये इसे पीछे आए, फिर इसको हम थोड़ा दें। ये एक वैसे ही हाइपोथेटिकल फिगर्स है, ये सेल है, ये नॉर्मल वाली है, ये इसमें स्टॉक है, ग्रॉस प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट ऑन डेट है, ब्रोकरेज है, गेन ऑन डिस्पोजल है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, ठीक है। फिर एक्सपेंस है नीचे है बेटा, ये एडजस्टमेंट जैसे नहीं उसी पे। इसके बाद टैक्सेबल इनकम है, फिर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेटेड है। अब इसमें ये टोटल सेल भी है, बाकी हेड भी काफ़ी सारे हैं, प्रॉफिट ऑन डेट भी है, ब्रोकरेज भी है, गेन ऑन डिस्पोजल, ये प्रॉपर्टी भी है, तो ये वाली हैं, तो नीचे हैं बेटा। अब इसमें जो टैक्सेबल इनकम आई है, टैक्सेबल इनकम और टैक्स चार्जेबल की अपोर्शनमेंट हमने की हुई है इसमें। तो इसमें पहला बेसिस जो है, जो FBR करता है, वो FBR करता है कि पहली सेल ले लेता है। वैसे रियल क्या होना चाहिए, क्योंकि सेल के साथ प्रॉफिट ऑन डेट का या ब्रोकरेज का या इनकम फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी का या रेंटल का कोई रिलेशनशिप नहीं बनता, या सर्विसेज भी है तो उसमें कास्ट नहीं होती, तो उसमें कास्ट कम होती है, या तो GP रेट लें तो ज़्यादा अपोर्शनमेंट के लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, तो टैक्सेबल इनकम को पोर्शन करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उन्होंने सेल को ही लिया हुआ है। तो यहाँ हम सेल की ये बेसिस हैं, ये इसमें 35% हमारी सेल है,
ठीक है ना, सेल की और ये रेशो, तो जो भी टैक्सेबल इनकम है उसको इस रेशो से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और टैक्स लायबिलिटी को भी इस रेशो से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और अकॉर्डिंग वहाँ ये सेल फिगरें और ये फिगरें लिख सकते हैं, उसकी रिलेटेड टैक्स भी लिख सकते हैं, वो भी निकाल सकते हैं। तो क्योंकि ये डिफरेंट हेड में है तो रियल क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए एक जीपी होना चाहिए, तो बाकी हेड होने चाहिए। इस रेशो से भी टैक्सेबल इनकम अगर डिस्ट्रीब्यूट हो तो ज़्यादा बेहतर है। अगर टैक्सेबल इनकम में और इस बेसिस में देखें तो ये अगर रेशो देखें, अगर 783 है तो वो 800,000 है तो ये 97 बनता है। इट मीन 3% आपके एक्सपेंडिचर है। इनका डिफरेंस जो है अगर हम देखेंगे जो ग्रास अमाउंट है और नेट अमाउंट जो बनती है तो 3% का अपॉर्चुनमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस है, वो वाला रेशो है। जितनी रेशो ये टैक्सेबल इनकम उसके कम होती जाएगी उतना समझ ले वो एक्सपेंस है, एक्सपेंस का या एडमिजिबल इनएडमिजिबल का रेशो है। बाकी ये आपकी ग्रास है या सेल से, वहाँ एफबीआर ने जो लिखा हुआ है वो उन्हें सेल बेसिस पे अपॉर्चुनमेंट है। तो नीचे आ जाए, ये रेशो रूशो दुई है, इसे आप नीचे वो उधर ही वापस आ जाए। हाँ यहाँ ये इंपोर्ट वाला है, इसको आप चेक कर सकते हैं वही फार्मूलों से। फिर उसके बाद सप्लाई वाला है, वो भी उसी तरह आप रेशो से रिवर्स वहाँ ये सारा ही कैलकुलेट कर। इंपोर्ट की तो फिगर आपसे मांगता है कि एट्रीब्यूटेबल क्या है, दूसरों में खुद ही वो कैलकुलेट करता है, तो वहाँ आप ये फार्मूले लगा के चेक कर सकते हैं। और इनकम को भी आप देख सकते हैं, टैक्सेबल इनकम को पोर्शन कर सकते हैं, और पोर्शन करके जो इसकी रिलेटेड हो वो उसमें डाल सकते हैं, डाल के कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बेटा, ये सर्विसेज वाली है, आगे बेटा ये कॉन्ट्रैक्ट वाली, वो भी उसी तरह सीधी सीधी वो बेसिस। आगे नेक्स्ट बेटा, ये सीएनजी वाली उसकी इनकम डालेंगे, उसके मुताबिक कर लेंगे। ये पीछे ये क्या है, एडवांस टैक्स ऑन सेल ऑफ इमूल प्रॉपर्टी। अब इमूल प्रॉपर्टी पे अगर विद इन ईयर बेचें तो उस पे जो डिडक्शन होगा वो मिनिमम होगा। अब जो हम सेल वैल्यू है उस पे तो टैक्सेशन नहीं होती, टैक्सेशन किस पे होती है, कैपिटल गेन पे। तो हम कैपिटल गेन को नॉर्मल में ऐड किया हुआ है, नॉर्मल में ऐड करके उसका भी उसी तरह अपोर्शनमेंट कर लेंगे कि यहाँ डिडक्शन कितनी हुई है उसके मुताबिक, और वो मिनिमम होना है, और जो उसका कैपिटल गेन आया उसमें नॉर्मल टैक्स क्या है, तो डिफरेंशियल ऐड करना है। अगर आपका डिडक्शन कम है और वो ज्यादा है तो कोई नहीं होगी, अगर मिनिमम वाला ज्यादा है तो उतनी ऐड कर लेंगे। बाकियों में भी इन्हीं फार्मूलों को सामने रखते हुए हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। और फिर बल्कि उसने कंप्यूटर ने खुद ही कैलकुलेशन की हुई है, आपने जस्ट ये देखना है कि जो उसका रेलेवेंट कॉलम है चीजें उसमें डाल लें ताकि वो सही सही कैलकुलेशन कर दे। फिर आप उसको अपनी खुद वर्किंग से चेक कर लें उसकी इन्हीं रेशो से कि किसका क्या परसेंट है, डिडक्शन का रेट क्या है, एडिशन का रेट क्या है, टैक्सेबल इनकम जो है, एट्रीब्यूटेबल इनकम जो है उसका क्या रेट है, या टैक्स जो एट्रीब्यूटेबल है उसका क्या रेट है, किस फिगर का रेट है। आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, कोई गलती हो तो आप देख भी सकते हैं। तो लेकिन डबल टैक्स आप अपनी वर्किंग करें, कहीं डबल टैक्सेशन तो नहीं हो रही, डबल टैक्सेशन हो रही हो तो चेक करें आपने गलत कॉलम में तो नहीं डाला हुआ, तो सही वाले कॉलम में डालें। कल मेरा बच्चा कर रहा था, उसने प्रॉफिट ऑन डेट को वो नॉर्मल वाले में कॉलम में डाला हुआ था, तो मैंने उसको कहा भी, उसने कहा सर ये तो डबल आ रहा है, इधर भी आ रहा है टोटल टैक्स, तो इतनी लायबिलिटी बन गई। मैंने कहा बेटा ये इसको आप सेपरेट ब्लॉक वाला है, इसको इधर डालें, वो डालेंगे तो नॉर्मल वाले में उसका टैक्सेशन आएगा ही, वो खुद ही 5% एडिशनल कैलकुलेट कर ले, दूसरे टोटल में ले जाएगा, तो आपकी फिर वर्किंग सही हो जाएगी। तो इसलिए आप देख लेंगे कॉलम जो है वो जितने भी हेड हैं, फिक्स जो है वाला, सेपरेट वाला, या फाइनल वाला, या एग्जाम्प्ट वाले को सेकंड वाले में डालना है, ठीक है। जो मिनिमम वाले हैं या नॉर्मल वाले हैं वो थर्ड कॉलम में डालें, अगर वो डालेंगे तो सारी चीजें सही। थैंक यू वेरी मच जी, क्वेश्चन है तो पूछ सकते। इसके ऊपर मेरा एक सवाल है कि एक पहले कंसेप्ट एकेडमी में भी फ्लोट हुआ कि जनाब मिनिमम जो है ये हमारी सिर्फ जो भी टैक्स कट जाए, मेरी जितनी भी इनकम है उसके मुताबिक मिनिमम होना चाहिए, सिर्फ मुझे रिफंड ना दें। और उन्होंने तब भी ये सवाल उठा कि जनाब जो मिनिमम है और नॉर्मल है ये एक ही तरह की इनकम होती है और इनके एक्सपेंस आपस में अपॉर्चुनमेंट नहीं हो सकती। इसके ऊपर रहनुमाई करें कि जो रिटर्न में एफबीआर फार्मूलाज लगे हैं, जो मौजूदा बुक के अंदर इसम ला मौजूद है, क्या उसके मुताबिक दुरुस्त है? जो जीपी मेरा सर्विसेज और गुड्स का फ़र्क आता है, क्या वहाँ पे वो ठीक कैलकुलेशन करता है कि या गलत कर रहा है? और तीसरी चीज़ कि क्या नॉर्मल और जो मिनिमम है इनके एक्सपेंस आपस में पोर्शनमेंट होंगे या नहीं होंगे, इनका टैक्स पोर्शनमेंट होगा या नहीं होगा?
वेरी गुड क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखना है कि इनकम के डिफरेंट सोर्सेज हैं, तो अपॉर्चुनमेंट तो हर हाल में होनी होती है, आप डायरेक्टली करें या इनडायरेक्टली करें। जब हम टैक्सेबल इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो इट मीन सारे ऊपर कॉस्ट ऑफ सेल ये वो सारे कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। बेसिस डिफरेंस हो सकते हैं। सेक्शन 67 जो है वो और रूल 13 जो है वो डिफरेंट हेड ऑफ इनकम जो है उसमें अगर सपोज आपके खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस में इनकर हुए हैं वो 5 हेडों के लिए किसी के लिए भी जॉइंट हो सकता है, तो उसको हम रिलेटेड जिसका होगा प्रॉफिट एंड डॉट के लिए भी उधर फाइनेंशियल एक्सपेंस है या हो सकता है बोरोइंग आपने की हो, तो उसकी बेस्ट अपॉर्चुनमेंट क्या होती है। क्योंकि आपके जो 2 बेसिक रूल्स हैं, पहला रूल 67 में ये है कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड एक्सपेंसेस, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड एक्सपेंसेस ये मराद ये है कि जो आपने इनकम अर्न की है, कुछ सैलरी है आपकी या आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है या इनकम फ्रॉम बिजनेस है, बिजनेस में फिर आगे आपकी ये एक्सपोर्ट की सेल है या आपकी सर्विसेज की है या सप्लाई ऑफ गुड्स है या एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है या आप ये इनकम आपकी ब्रोकरेज है, ये भी एक बिजनेस है। तो हम देखेंगे कि जो एक्सपेंस डायरेक्टली उससे रिलेटेड है, जैसे एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट के लिए उस माल के लिए डायरेक्ट मटेरियल हमने खरीदा हुआ है जो लोकल में यूज नहीं होता, तो वो वाला मटेरियल उसकी कास्ट उसी की सेल के एंगेज सेटअप होगी, उसको हम लोकल सप्लाई लोकल सेल जो है उसके एंगेज नहीं रख सकते। डायरेक्टली एट्रीब्यूट जिसका है उसके नीचे उसमें से उसका डिडक्ट करके उसका प्रॉफिट निकालना है। अगर हम उसके नीचे नहीं रखेंगे या उसको दूसरे के नीचे रख देंगे या किसी और रेशियो से कर देंगे तो उसका प्रॉफिट जो होगा वो सही नहीं होगा, उसका रियल प्रॉफिट नहीं होगा, फिर क्या होगा, वो गलत प्रॉफिट होगा। आपने एक रूल ऑफ थंब लगाया, सेल बेसिस पे रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, सर्विसेज के नीचे वो कास्ट आपने परचेज की है, परचेज की हाई क्वांटिटी वो आपने एक्सपोर्ट और लोकल सेल के अगेंस्ट आपने सेटअप करनी थी, आपने सर्विसेज के अगेंस्ट भी सेटअप कर दी। सपोज सर्विसेज के अगेंस्ट उसका 30% आ गया, बेसिकली सर्विसेज के अगेंस्ट तो परचेज है ही नहीं वो, तो उससे सर्विसेज का प्रॉफिट जो है जो अदरवाइज 70-80% आना था वो रह गया कितना 10-12%। तो इसलिए जो सर्विसेज के रिजल्ट है, अगर कोई सर्विसेज सेल वाला हो वो कहे मेरे डिपार्टमेंट तो मेरा तो भाई इतना मैं कमाता हूं, आप कहते हैं आप इतना कमाते हैं, तो बिल्कुल मेरे साथ तो नाइंसाफी है। तो इसे सर्विसेज वाला कहेगा जी मेरी जो कास्ट है इस ये रेंट है इस कमरे का, तो मेरा जो पोर्शन आता है वो मेरे एंगे सेट करें, फिर मेरी परफॉर्मेंस चेक करें, फिर मेरा प्रॉफिट चेक करें। अगर आप वो परचेज किया हुआ रॉ मटेरियल भी मेरे एंगे सेट करेंगे, मेरा उससे तल्लक ही कोई नहीं, मेरे प्रॉफिट को आप रिड्यूस कर देंगे, इस वजह से उनके प्रॉफिट बढ़ गए। जो सेल वाला होगा वो कहे मेरी कास्ट उधर चलेगी, मैं तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। इसलिए चेक एंड कंट्रोल एंड चेक भी बिजनेस में होता है। तो जिसका जो एक्सपेंस है वो पहली बात तो एट्रीब्यूटेबल है, रूल है, जो जिसका है उसके आगे रखना है, कहीं लिखा हो या ना लिखा हो, इससे लॉ का इसका कोई तल्लक नहीं है, अपॉर्चुमेंट करनी या नहीं करनी और रियल सेंस में भी करनी है। क्योंकि आपके 10 डिपार्टमेंट है, 10 में एक्सपोर्ट भी होती है, लोकल भी होती है, एग्जीक्यूशन कॉन्ट्रैक्ट भी और भी है। तो जिसकी जो कास्ट है, पहले हम कास्ट पे आते हैं, जो एट्रीब्यूटेड कास्ट और एट्रीब्यूटेड एक्सपेंस है वो उसी में से लेस करना है तो उसका प्रॉफिट आना है, और फिर उस पर आगे टैक्सेशन की बात है कि उसका टैक्स बनेगा या जो उसकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी, उसका प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट भी नेट प्रॉफिट भी उसकी रिलेटेड कास्ट जो है जिसको हम कहते हैं डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड, मीन जो डायरेक्टली कनेक्टेड है, जो डायरेक्टली रिलेटेड है उससे, वो पहले हमने उसके एंगेज सेटअप करनी है। दूसरे के एंगेज सेट करेंगे तो जो आपके रिजल्ट आएंगे वो डिस्टॉर्टेड होंगे, वो गलत होंगे, मिसलीडिंग होंगे। तो इसलिए पहला रूल ये है कि उसके एंगेज ही सेटअप करने। बेस्ट जो फार्मूला होगा अपॉर्चुनमेंट का कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड, डायरेक्टली कनेक्टेड, डायरेक्टली रिलेटेड शुड बी सेट ऑफ एंगेज दो सेल जिससे वो रिलेट करती है, पहला रूल। दूसरा रूल ये है कि जॉइंट एक्सपेंडिचर जो आपने इकट्ठे उसमें काम नहीं हो रहा, आपने इकट्ठे इनकर कर दिए हैं, तो अब इकट्ठे जो जॉइंट एक्सपेंडिचर है या कंबाइंड एक्सपेंडिचर है, जैसे डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट है वो ऐसे सारों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, या रेंट है, या प्रेमिसेस है, ये यहाँ सारे काम हो रहे हैं, यहाँ सर्विसेज वाले का भी एक कमरा है, यहाँ सेल वाले का भी है, एक्सपोर्ट वाले का भी है, तो ये एक जॉइंट एक्सपेंडिचर है। तो उसके लिए फिर डिफरेंट बेसिस हो सकते हैं, बेस्ट बेसिस उनमें आपने अडॉप्ट करने होते हैं उस एक्सपेंस को एलोकेट करने के लिए। तो बेस्ट बेसिस क्या हो सकते हैं सबके लिए? यहाँ तो हम सेल बेसिस एक ही स्टैंडर्ड रूल आते हैं कि भाई सेल है तो सेल के मुताबिक कर देते हैं, लेकिन बेस्ट बेसिस ये भी हो सकता है कि इसका एरिया कितना है, एरिया के मुताबिक उस एक्सपेंडिचर, वो 10,000 स्क्वायर फुट है तो इसको 10,000 स्क्वायर फुट से डिवाइड कर ले, 1 स्क्वायर फुट का आ जाएगा। अब सर्विसेज वाले के पास कितने 5,000 स्क्वायर फुट,
उसको उतना पोर्शन दे दें। दूसरे वाले के पास 10,000 स्क्वायर फुट है, उसको 10,000 के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट। तीसरे के साथ 15,000 है, उसको 15,000 के। इस तरह उस एक्सपेंस को बेस्ट बेसिस 3-4 बेसिस है, मैं बता देता हूँ। एक बेसिस आपका प्रोटेक्शन हो सकती है, एक बेसिस आपका स्क्वायर फुट हो सकता है, एक बेसिस आपकी सेल वैल्यू हो सकती है, एक आपकी एसेट वैल्यू हो सकती है। तो कोई एसेट यूज हो रहा है तो एसेट की वैल्यू हो सकती है। ये डिफरेंट बेसिस हैं, और जो बेस्ट और रीजनेबल रेलेवेंट हो, जो ज्यादा अप्रोप्रिएट रिजल्ट देता हो, तो दैट इज द बेस्ट। कॉमन एक्सपेंडिचर जायंट को उसके मुताबिक एलोकेट करना था। अब अगली बात आ गई कि पहले अपॉर्चनमेंट जो है वो आपकी फाइनल वाली तो हमने करनी है, क्योंकि हमने फाइनल वाले की ना कास्ट लेनी है, ना सेल लेनी है, ना वो लेनी है। इसी तरह सेपरेट ब्लॉक वाले को भी एलोकेट करनी है, सेकंड कॉलम में रखा हुआ है। अब आ गया मिनिमम को अपोर्शन करना है कि नहीं। जब मिनिमम में टोटल टैक्सेबल इनकम जो है वो मिनिमम अकेले की नहीं है, वो 4-5 की है। उसमें सप्लाई भी है, उसमें एक्सपोर्ट भी, इंपोर्ट भी है, उसमें एग्जीक्यूशन भी है, उसमें ये प्रॉफिट ऑन डेट भी है, सारों की है। तो सारे कैसे निकले? पहले टोटल लिखे हैं ना हमने। अब टोटल नेट जो है, जो ग्रास आए हैं, फिर ग्रास पे एक्सपेंडिचर लेस हुए हैं टोटल में से, फिर नेट आया। नेट इनकम जो आई है वो सारों की है ना, तो सारों में से एक्सपेंस लेस हुए हैं। अब नीचे हम टैक्सेबल इनकम को पोर्शन करते हैं कि इसकी इतनी इतनी इतनी, तो हर एक में रिलेटेड पोर्शन एक्सपेंडिचर गया है ना। जब एक टोटल में गया है तो हर एक के अपना भी रिलेटेड गया है। तो हमने उसको सेल बेसिस पे जब नेट टोटल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, नेट वाली को, तो ऑटोमेटिकली एक्सपेंस सारे उसी रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। इसलिए किसी की भी इंपोर्ट रिलेटेड सेल या नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो उसका इंपोर्ट रिलेटेड एक्सपेंडिचर या कास्ट ऑटोमेटिकली लेस हो चुकी हुई है, इसलिए डेट आया तो अपॉर्चुनमेंट हो चुकी हुई है। क्लियर? इसलिए सारों का ही जिस किसी भी की इनकम कैलकुलेट करनी है उसकी रिलेटेड कास्ट और दूसरी चीजें लेस करनी है, तो उसका नेट टैक्सेबल इनकम या उसकी इनकम या उसका रिलेटेड टैक्स आएगा। कंबाइन कर लेंगे तो सारों नॉर्मल का इकट्ठा हो जाएगा। इसी में हम जब टोटल देख रहे हैं, टोटल सेल सारों की है, टोटल टैक्सेबल इनकम सारों की है, टोटल टैक्स सारों का है। फिर हमने अलग-अलग जब कर दिया तो फिर टोटल सेल भी अलग-अलग उनकी सेल है, अलग-अलग उनकी कास्ट है, अलग-अलग उनके एक्सपेंस है, अलग-अलग उनकी इनकम है, अलग-अलग उनका टैक्स, अलग-अलग भी कर सकते हैं। और सारों को कंबाइन कर लें, सारों की सेल कंबाइन कर लें, सेल होगी, सारों की कास्ट कंबाइन कर लें, कास्ट होगी, सारों के प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंडिचर कंबाइन कर लें, वो हो गया। और सारों की टैक्स नेट इनकम कंबाइन कर लें, नेट प्रॉफिट हो गया। डिविजिबल इंडिविजुअल सारों के अपॉर्चुनमेंट भी कर लें और ऐड भी कर लें, टोटल हो गया। टोटल टैक्स को अपॉर्चन कर लें तो हर एक का अपना। क्लियर? ये जस्ट फार्मूला है, मैथमेटिकल फार्मूले, तो उसमें आप कर सकते हैं। जी बेटा, आपकी इजाजत से 2 मिनट। हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरमंशा साहब ने बड़ी तफसील से हमें जो कंसेप्ट है मिनिमम के, उनके फार्मूलाज हैं, उनकी जो वर्किंग्स हैं वो समझाई। मैं सिर्फ सर की इजाज़त से कोशिश करूँगा कि 1-2 एग्जांपल्स, ताकि वो रेशो तो अप्लाई किस तरह होनी है वो हमें एग्जांपल्स जो हैं वो समझ आ जाएँ और नज़र आ जाएँ। सर एक तो पहले एक सवाल है जो सर ने भी एक्सप्लेन किया। सर मेन क्वेश्चन है सर यहाँ ये टोटल है। सबसे पहले तो ये वाले जो 3 कॉलम है, टोटल कॉलम है, और सेकंड कॉलम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अमाउंट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। जो एग्जेम्प्ट वाली है, सेल है, कास्ट है, एक्सपेंस, वो सारे इस हेड में आने। उसके बाद सेपरेट ब्लॉक फिक्स टैक्स या सेपरेट ब्लॉक वो भी इसमें आने, ठीक है। और उसके बाद फाइनल भी इसमें आने। इसकी सेल, कास्ट, एक्सपेंस इधर लिखने, अगर इसमें लिखेंगे आखिरी वाले में तो फिर आपके डबल टैक्सेशन हो जाएगी, ठीक है जी। वो सब क्योंकि उन पे रेट अलग सेपरेट लगना है, तो आप इसमें नहीं आएंगे। आखिरी जो अमाउंट सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स है, इसमें आप मिनिमम और नॉर्मल वाले लगेंगे। जो 5 हेडों में होंगे उन पे टोटल टैक्स आएगा, या मिनिमम वाले होंगे तो वो वाले इसमें आने, दूसरे वाले नहीं आने। तो इसलिए अगर आप प्रॉफिट एंड डॉट है वो 36 मिलियन से ऊपर वाला मिनिमम में जाता है, नीचे वाला 7B में टैक्सेशन होती है, तो उसको आप नॉर्मल में नहीं ले सकते, उसको आप इसी में लेंगे, ये वाला जो फिक्स टैक्स वाला है, तो इस वाले में ऐड करेंगे। उस वाले में करेंगे तो आगे टैक्सेबल इनकम उसकी ज्यादा हो जाएगी और उसमें टैक्स लग जाएगा। और नीचे वो जो आपका पुराना 115(4) था उसमें भी 5%, आपका 10% डिडक्शन है
15 पे आपका रेट लगता है, 5% उधर से भी ले जाएगा, तो इसलिए आपकी डबल टैक्सेशन होगी। तो आप देख लें कि आप ज़्यादा वर्किंग, मैनुअल वर्किंग भी कर लें, करके देख लें कि इससे टैली करता है या नहीं करता, फिर उसको चेक कर लें कि मैंने गलती क्या की, इसमें से कहीं डबल तो नहीं होगी, टैक्सेशन इधर तो नहीं डाल दी। तो नॉर्मल वाली जो है, नॉर्मल में आपकी जितनी सेल्स होंगी वो मिनिमम भी इसी में होगी। तो इसी के अपॉर्चनमेंट नीचे जाके जब नेट आप स्प्लिट कर रहे हैं तो ये सारे अपॉर्चनमेंट हो रहे हैं। क्लियर जी? हाँ जी। अच्छा साहब, वन मोर क्वेश्चन। अब देखिए, जब आप बात करते हैं, एक कॉन्सेप्ट है मिनिमम टर्नओवर टैक्स का, एक मैं पहले बात पूरी, मिनिमम टर्नओवर टैक्स का कॉन्सेप्ट है, वो कहता है कि तमाम टैक्सेस अंडर द ऑर्डिनेंस अदर देन FTR कंपेयर करो, और डिफरेंशियल जो है अगर शॉर्टफॉल है तो आप वो पूरा करो। अब एक मिनिमम टैक्स का कॉन्सेप्ट ये अब डेवलप इवॉल्व ज़्यादा हो गया, उसके अंदर उन्होंने कहा कि भाई अगर आपने इस एक्टिविटी के ऊपर जो भी प्रोपोर्शन कर रहे हैं गलत या सही, उसके ऊपर अगर मिनिमम टैक्स अचीव नहीं किया जो विद होल्डिंग की अमाउंट है, तो डिफरेंशियल आप अदा करो। जब आप उसको सिस्टम पे कैलकुलेट करोगे तो वो मिनिमम टर्नओवर टैक्स के डिफरेंशियल को अलहदा निकालता है और साइमल्टेनियसली मिनिमम टैक्स का डिफरेंशियल अलहदा निकालता है। वो डबल जेपर्डी आपको देता है। समझ ज़रूर आती है इस बात की, लेकिन ये मैं इसलिए बारीकी की बात कर रहा हूँ क्योंकि अगर FBR को अप्रोच करना है तो डिस्पैरिटी बहुत हो गई, सही उसमें मिलियंस का फ़र्क। अब हुआ ये कि कॉन्सेप्ट तो समझ में ये आ गई कि मिनिमम टैक्स के साथ उन्होंने ये बात नहीं लिखी कंपेयर टू टैक्सेस फ्रॉम ऑल अदर सोर्सेज का जिक्र कहीं नहीं है। सही। तो व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू इस मामले के अंदर? और फिर दूसरा ये भी एक प्रॉब्लम आती है कि जब आप टर्नओवर पूरा डिक्लेयर करते हो, आपकी 100 रुपये की टर्नओवर है जिसके अंदर नॉर्मल भी कवर्ड है और मिनिमम टैक्स वाला टर्नओवर भी, तो वो पूरी की पूरी रकम ले लेता है जिसके अंदर वो भी टर्नओवर शामिल है। ठीक। तो मतलब और तरीके तो बहुत सारे होंगे, लेकिन हाउ कैन वन अवॉइड दिस डुप्लीकेशन? या इंटेंशनली है कि मिनिमम टैक्स अलहदा लेना है डिफरेंशियल और टर्नओवर टैक्स का वो मिनिमम अलहदा लेना है? मैं आंसर करूं इसमें। फर्स्ट सवाल तो मैंने ना पिछले दिनों FBR में मीटिंग की थी, तो मैंने उनको सजेशन दी थी कि मिनिमम टैक्स का मतलब है हाईएस्ट मिनिमम, तो बाकी सारों को आप भूल जाएं। ACT और उसके भाई ACT भी है, जैसे उसका अलग है वर्किंग, ठीक है ना, मिनिमम की अलग है, ये हर एक के हेड अलग है। मैंने कहा सबका जो हायर है, इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप सबका जो सारा मिनिमम में हायर बनता है ना, वो उसको ले और डिफरेंशियल ऐड कर लें। उन्होंने कहा सजेशन बड़ी अच्छी है, लेकिन हम इसी पे ही चलेंगे। ठीक है जी। तो वो मिनिमम का कंसेप्ट है क्या? बेसिकली ये है कि आपको बेसिकली अलाई कार्टर में इस पे बहस हुई थी, वो इंडिया में और दूसरे डिफरेंट USA UK में, पहले लेक्चर में मैंने ये सारी एक्सप्लेनेशन इसकी दी थी। तो वहाँ उन्होंने कहा जी वेलफेयर स्टेट के लिए कुछ लोग ड्यू टू हाई अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउंसेस जो देते हैं, वो पहले साल में 60-70% होते हैं, या लॉसेस कंटिन्यूसली लॉसेस होते हैं, तो उसकी वजह से लोग पैसे कैश इनफ्लो बहुत ज़्यादा कमा रहे होते हैं और स्टेट को पैसे नहीं आ रहे होते हैं, और वेलफेयर के लिए कुछ ना कुछ पैसे देने चाहिए। तो इंडिया में या डिफरेंट मुल्कों में डिफरेंट अडॉप्ट किया गया 0.5% जो यहाँ पहले लगा था। उन्होंने कहा इस थ्योरी या मिनिमम टैक्स पे कम से कम हर बंदे को, क्योंकि आउट इनफ्लो तो आ रहा है उसके बाद बहुत ज़्यादा, कैश देखें तो अकाउंटिंग प्रॉफिट तो बहुत ज़्यादा है उसके, लेकिन टैक्सेशन में लॉस ही लॉस चले जा रहे हैं। डेप्रिसिएशन जो है अलाउंसेज, वो इनिशियल अलाउंसेज, डबल अलाउंसेज पता नहीं कब कब तक जाते हैं, 5-6-7 साल कुछ भी नहीं देता। तो उन्होंने कहा ड्यू टू इसकी वजह से इसको कम से कम 0.5% ऑफ सेल को, जो इन व्यू ऑफ USA UK कनाडा इंडिया डिफरेंट ऑथरों की थ्योरी से उन्होंने अलाई कार्टर में इसको अप्रूव कर दिया। जब उसको अप्रूव किया, साथ प्रेजम्पटिव टैक्सेशन के सारे वो जो ATCC था, B था, सारे उन्होंने अप्रूव कर दिए। तो लेजिस्लेटर की जो बात थी, उन्होंने कहा प्रेजम्पटिव टैक्सेशन डीमिंग प्रोविजन सही है, जो लेजिस्लेटर करता है उसकी डोमेन है वो सही है।
जब उनको ये उस इलाही कार्टन से ये मिला तो उन्होंने कहा चलो ये तो अब सही है। तो फिर उन्होंने कहा पहले फाइनल थे, अब उन्होंने कहा सारे बुक्स भी नहीं चाहिए थी और इन्वेस्टिगेशन भी आपकी नहीं होती थी क्या है क्या नहीं। उन्होंने कहा चल पहले आप फाइनल को खत्म करके पहले तो ऑप्शन पे आते रहे 3-4 साल कि ऑप्शन दे दें कि नॉर्मल में जाना है या आपने फाइनल वाला इतने परसेंटेज दे दें तो बाकी आप ऑप्शन दे लें कि नॉर्मल में जाना है या उसी में रहना है, फाइनल वाले में रहना है। फिर अब आके उन्होंने नई स्कीम दे ली है कि ये प्रेजेंट खत्म करते हैं सारा ही, तो अब सारे को मिनिमम करते हैं। तो 2020 में सारे मिनिमम कर दिए। मिनिमम करने के साथ साथ फिर हर एक की अपनी अपनी लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है। जहाँ लैंग्वेज है अगर ओवरऑल होती कि ऑल टैक्सेस से कंपैरिजन करना है तो फिर वहां ये ना लिखा जाता इनकम अराइजिंग फ्रॉम इंपोर्ट। तो इनकम अराइजिंग फ्रॉम इंपोर्ट क्या है? डेलिबरेट है ना। अब इनकम अराइजिंग फ्रॉम इंपोर्ट उसका रिलेटेड टैक्स होगा तो उसी का मिनिमम कंपैरिजन होगा ना। ऑल सोर्स का टैक्स तो नहीं कंपैरिजन कर सकते। लैंग्वेज है, अब ला अगर हम जाएंगे भी कहीं तो वो कहेंगे जी लेजिस्लेटर ने तो लिखा हुआ है ऑलरेडी लाई कार्टन में ये अप्रूव्ड है, उन्होंने लिख दिया कि इनकम अराइजिंग फ्रॉम इंपोर्ट। तो दूसरी इनकम को आप कैसे करते हैं कि इनकम फ्राइजिंग इंपोर्ट, या आपकी ब्रोकरेज को कैसे आप कह सकते हैं इनकम फ्रॉम इंपोर्ट है, या एग्जीक्यूशन की इनकम को कैसे आप कह सकते हैं इनकम फ्रॉम इंपोर्ट है, या सप्लाई ऑफ गुड्स लोकल को कैसे आप कह सकते हैं कि इनकम फ्रॉम अराइज फ्रॉम इंपोर्ट है। तो इसका इंपोर्ट रिलेटेड जितनी इनकम है उसका जो टैक्स नॉर्मल टैक्स है उससे ये डिडक्शन कंपैरिजन होगी ना। तो इसी तरह फिर अगले में आ जाए, इसी से जहां कहीं लिखा है इनकम ऑफ द पर्सन तो वहां ओवरऑल हो सकता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी वाला है वहां लिखा हुआ इनकम ऑफ द पर्सन, क्योंकि वो सेल का तल्लक ही नहीं है, वो एक्सपेंडिचर बेस है। तो वहां टोटल जो उसकी नॉर्मल टैक्सेशन लायबिलिटी है उससे वो टैक्स डिडक्ट कंपैरिजन हो सकता है, डिफरेंस ऐड हो सकता है। अब मिनिमम वाले दूसरे जो है टर्नओवर वाले जो आपने कहे वो टर्नओवर बेस ही है, तो उन्होंने टर्नओवर में आपने ये तो अलग-अलग कर लेने, वो उस बेस पे चलना है। अच्छा सुन ले, अगली बात सुन ले। इसके बाद ये है कि डबल टैक्सेशन हो सकती है कि नहीं, इस पे भी कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है कि कोर्ट जो है जो डबल टैक्सेशन चाहे तो हो सकती है, अगर अनलेस उसको कहीं कोर्ट ने डेलिबरेटली, जैसे सेक्शन 73 है उसमें एक डबल ड्राइवेशन या डबल डिसअलाउंसेस ऑफ एक्सपेंस को परमिसिबल नहीं कहा गया। 73 सेक्शन है कि अगर कोई चीज अक्रूवल बेसिस पे टैक्सेशन हो जाए तो वो फिर रिसीट बेसिस पे नहीं होती, फिर रिसीट बेसिस पे हो जाए तो वो फिर अक्रूवल बेसिस पे टैक्सेशन नहीं होती। ये अकाउंटिंग सिस्टम है जो आपका 32 और 34 में। इस तरह एक्सपेंस आपने अक्रूवल बेसिस पे क्लेम कर दिया है तो सब्सिक्वेंटली पे करेंगे तो फिर पेमेंट बेसिस पे क्लेम नहीं कर सकते। अगर आपने पेमेंट बेसिस पे उसको एक्सपेंडिचर क्लेम कर लिया है और सब्सिक्वेंटली अक्रू हो रहा है तो अक्रूवल बेसिस पे नहीं हो सकता। टू दैट एक्सटेंट तो है, लेकिन बाकी ये जो ये डबल है नहीं है ये तो कोर्ट में जाने वाली बात है। यहाँ उन्होंने दूसरा हम बाउंड है बाय द सिस्टम। अब जैसे मैं एग्री नहीं करता कि ये अब इंपोर्ट वैल्यू जो है इंपोर्ट वैल्यू रियल वैल्यू ही नहीं है, उसमें 17% तो टैक्स है, तो उसको बेसिस बना के उसका टैक्स कैलकुलेट करना सही नहीं है। उसकी सेल तो हो सकता है 5% हुई हो तो बेसिस सही नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे लिए ये जो उन्होंने रेशो दी है वो बेनिफिशियल है, कम टैक्स हमें आ रहा, एडिशन जो हो रही है वो कम बन रहा है, तो इसलिए क्योंकि अगर डिडक्शन की फिगर ज्यादा है या ज्यादा हुआ है यहाँ रेशो लगाएंगे तो हमारा जो डिडक्शन है जो एडिशन बन रही है वो कम बन रही है। जहाँ कम बन रही है बेनिफिशियल है तो हम अडॉप्ट कर लेते हैं। सेल वैल्यू होगी तो उस वैल्यू से ज्यादा ही होगी ना, तो ज्यादा ही प्रॉफिट होगा ना। तो इस वजह से वो हमने फिर उस बहस में नहीं पड़े, या तो हम पूरा इसको भी अक्रूवल बेसिस पे लेके आए कि जितना डिडक्शन हुई है उसकी जितने रेशियो आपने सेल डिक्लेयर की वो ले, इधर वही मिनिमम ले, वही आगे ले, तो फिर चलें जी। ये नॉट टॉकिंग अबाउट मनूवरिंग, लेकिन हम बात कर रहे हैं रियलिटी के साथ, रियलिटी और मतलब ऐसे अकाउंट्स की बात कर रहे हैं जो रियल अकाउंट्स की बात कर रहे हैं। हम उसको मैनेजमेंट करने की बात नहीं कर रहे। नहीं, मैं मैनेज की नहीं यार, मैंने कहा दो सिस्टम उन्होंने इकट्ठे अडॉप्ट कर दिए ना, इधर ये रिसीट बेसिस पे है ना, या तो ये भी अक्रूवल पे ले आए तो फिर और हमें इजाजत दे दें कि जिस साल में डिडक्शंस हुई हैं उस साल में अगले साल में भी ये क्लेम हो सकती है। ये और नहीं इजाजत दी तो इसलिए उसके लिए हम इधर ही रह सकते हैं, वो रियल अकाउंटिंग या अक्रूवल को इसमें इनबिल्ट नहीं कर सकते क्योंकि आगे हम क्लेम नहीं कर सकते ना, आप डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते अकाउंट्स को, वो अपनी जगह ही रहने। अच्छा, जो मैं आपसे बात कह रहा था उसी की तायीद ही कर रहा हूँ कि एक फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटर है या डिस्ट्रीब्यूटर्स को रिड्यूस्ड रेट अप्लाई करता है टर्नओवर टैक्स के अंदर,
0.25 हाँ काफ़ी सारे हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जैसे राइस वालों भी है उनका भी, हाँ डिस्ट्रीब्यूटर, हाँ वन का। और साथ जिस वक्त वो सप्लाई करता है तो 1% टैक्स भी कट जाता है। अब ट्रेडिशनली वो मार्जिन उसी के ऊपर कर रहा होता है काम, वो 1% वाले पे और उसके ऊपर कर रहा होता है 0.25 के ऊपर चल रहा होता है। सही। अब जिस वक्त ये फार्मूला उस पर अप्लाई करते हैं वो मिनिमम टैक्स अलहदा डिफरेंशियल और वो दूसरा वाला अलहदा, तो वो उसको मिलियंस का फ़र्क होता है। ये सस्टेनेबल होगा या नहीं होगा? सस्टेनेबल नहीं है, ये सारा FBR के सिस्टम फॉल्ट है ना, तो FBR ही उसको सही कर सकता है। हमारे पास तो बेसिकली ऐसे है कि ये जो फार्मूले इनबिल्ट हैं ये अंगेज़ एक्सेस टू जस्टिस है। ये समझ लें कि जो कोर्ट के हमारे राइट हैं, अपील के राइट भी हैं, वो सारे टेक ओवर कर लिए हैं FBR ने। लेकिन सबसे पहले तो यहाँ कोई फार्मूला होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि लॉ की इंटरप्रिटेशन टैक्स पेयर का अपना राइट है और उनकी अपनी इंटरप्रिटेशन हो सकती है, तो दोनों किसी पे फोर्स नहीं की जा सकती। मैं इंटरवेट करता हूँ कि इस तरह होना चाहिए, वो कहते हैं इस तरह करें। अगर इसी पे वो फार्मूला फिक्स कर देंगे तो मेरे राइट उसने टेक अप कर लिए और मुझे फोर्स कर दिया कि इतनी लाइबिलिटी आप दें ही और इसी तरह ही कैलकुलेट करें। और मेरा राइट ऑफ फर्स्ट राइट ऑफ अपील है बिफोर द अपीलेट अथॉरिटी कमिश्नर, दूसरा है ट्रिब्यूनल, तीसरा है हाई कोर्ट। वो सारे तो उसने सॉल्व कर लिए, सारे ही उसने ले लिए। अब मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मेरी अपनी बेसिस है। मैं तो कहता हूँ कि मिनिमम के मुताबिक, इस लॉ के मुताबिक ये होना चाहिए, लेकिन मैं तो कहीं इनपुट ही नहीं कर सकता। उसने खुद ही कैलकुलेशन सारी की है, खुद ही लाइबिलिटी दी है, जस्ट मैंने 2-4 इनपुट देनी है, बाकी वाली नहीं है। तो यही बार्स को और कोर्ट को इस चीज़ों को, कोर्ट इन चीज़ को इसलिए नहीं समझता, वो समझते हैं IT का दौर आ गया तो IT सबसे अच्छा है। सारे हम समझते हैं कि IT से मनवरिंग हो रही है, फार्मूले सारे फिक्स कर दिए और आपका जो राइट है वो IT के वजह से वो टेक ओवर हो गया। तो इसलिए फार्मूले तो कोई भी फिक्स नहीं होने चाहिए, ये एक फॉर्मेट होने चाहिए। फॉर्मेट में हम अपनी मर्जी से, जैसे आप कर रहे हैं, डबल हो रहे हैं, मिलियन ट्रिलियन हो रहे हैं, अगर हमें इसकी परमिशन दी गई हो कि आप अपनी मर्जी से कैलकुलेट कर रहे हैं, अपनी मर्जी से लॉ को इंटरप्रेट करें, तो हम अपने मुताबिक फिर फिगरें डालेंगे अपने या फॉर्मुलेशन को अवॉइड करने की ऑप्शन दे। हाँ वही ना, एडिटेबल बनाए ना, रीजनिंग वही एडिटेबल बनाए और साथ रीजनिंग रिमार्क्स मांगे कि ये आपने कैसे किया, इसके रिमार्क्स दें। वो दे ऑप्शन देते नहीं है ना, ये बड़ा बहस हुई है उनसे भी, आप दें हमें, साथ रिमार्क्स मांग लें भी आपने ये फार्मूला किया है या ये लगाया, इसकी बेसिस क्या है, इन अकॉर्डेंस लॉ है नहीं है। बाद में भी जो आपके पास पावर है अमेंडमेंट की, फर्दर अमेंडमेंट, मल्टीपल अमेंडमेंट की, तो आप अमेंडमेंट कर लेना ना, और लॉ आगे डिसाइड करने दें, या जो हमारे अपीलेट फोरम है कि आप सही कह रहे हैं या हम कह रहे हैं, तो इसी स्टेज पे उसको फिक्स कर देना फार्मूले को और फोर्स करना कि इसी तरह ही आप करें, ये आपका राइट नहीं है और टैक्स पेयर का राइट जो है आपने टेका। लेकिन वो फिर वही बात है कि ठीक, थैंक यू जी। मैं सर की इजाज़त से चंद एग्जांपल्स की हम बात करने लगे थे। लॉ के ऊपर सर ने हमें बेहतरीन गाइड किया और उस पर उन्होंने, एक तो पहली बात जो समझने वाली है और वो बड़ी हद तक सर ने सारी एक्सप्लेन कर दी है, मैं उसी को ज़रा एक दूसरे अंदाज से बयान करने लगा हूँ कि हम देखते हैं कि इंपोर्ट का जो एट्रीब्यूट का कॉलम है वो ओपन है, बाकी जितनी इनकम है उनके एट्रीब्यूट उसने फार्मूले के साथ ब्लॉक किए हुए हैं कि हम उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकते। क्योंकि वजह यह है कि मैंने सेल की 1531A लगा, वो मिनिमम हुआ, वो जो भी हुआ वो ड्यूरिंग द ईयर परफॉर्म हो गया, वो एग्जीक्यूट हो गया, वो कंफर्म हो गया, तो उसके लिए उसको रिक्वायर्ड नहीं है कि मुझसे पूछे कि जो बाकी स्टॉक बचा है मुमकिन है वो अगले साल जाके मिनिमम का पार्ट ना बने। जब अगले साल बिकेगा तो उसकी ट्रीटमेंट आएगी, वो नॉर्मल में चला जाए, किस में चला जाए। इंपोर्ट ऐसी चीज़ है कि इस साल में इंपोर्ट आई लेकिन वो इस साल में नहीं बिकी, उसका स्टॉक बच गया, उसकी कोई भी किसी वजह से उसकी जो हमारे पास उसकी स्टॉक या रीजनिंग चीज़ें हमारे पास कैलकुलेशन में बच गई, तो उसने कहा कि वो अब आप खुद अपना मैनुअल करेंगे। साथ दूसरी चीज़ है कि इंपोर्ट के साथ उस सिस्टम को आपने बताना है, सिस्टम को आपने देना है कि इंपोर्ट के साथ मेरी लोकल परचेजेस कितनी हैं या कितनी नहीं है, क्योंकि उसके लिए भी उसको कि आपने लोकल परचेज ली, इस साल मुमकिन है सिर्फ लोकल परचेज ही बिक गई हो, इंपोर्ट 100 की 100% अभी स्टॉक में पड़ी हो,
तो इसलिए इन चीज़ों के लिए उसने इंपोर्ट के एट्रीब्यूट को ओपन किया हुआ है। लास्ट लेक्चर हमने कंडक्ट किया था 7th सेशन अपना, उसके अंदर इंपोर्ट और उसकी एट्रीब्यूट इनकम उसको हमने काफ़ी हद तक डिस्कस किया था। उसी रिटर्न के अंदर वो हमने जो पिछले दफ़ा रिटर्न की थी वो खोलिएगा ज़रा एक मिनट, यानी कि यही रिटर्न हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस की थी अपने, और इसका वो फार्मूला भी जिन दोस्तों के पास प्रिंट होगा वह LTV एकेडमी ग्रुप में भी मैंने शेयर किया हुआ है, जिनके पास होगा तो वहाँ पे ग्रुप में भी अवेलेबल है। आज वाले फार्मूलाज भी इंशाल्लाह हम ग्रुप के अंदर शेयर कर देंगे। जो दोस्त अगर वहाँ पे ऐड नहीं है तो मुझे 0300 428 1343 0300 428 सारी सेल को भी 1343 बेहतर हो सकता है, क्योंकि इसमें कंबाइन सेल है पहले कालम में ना, वो बोर्ड की भी सेल है, लोकल सप्लाई की भी है, एग्जीक्यूशन की भी है, सब है। यहाँ अगर अगली दफा वो 3-4 कॉलम नीचे बना दे, हर एक का अलग-अलग दे दे, तो ऑटोमेटिकली अलग भी चीजें निकल सकती हैं, क्योंकि अब कंबाइन है, हमने खुद करना है, खुद कैलकुलेट करना है, खुद फिर एट्रीब्यूटेबल इनकम करती है। अगर यहाँ हम पोर्ट की सेल भी दे देते, यहाँ टोटल सेल दी हुई, नेट रेवेन्यू दिया हुआ, यहाँ नीचे ब्रेकअप इसका फर्दर दे दे कि इसकी एक्सपोर्ट की रिलेटेड ये सेल है, जो सप्लाई इतनी है, सर्विसेज इतनी है और एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इतनी है, अलग-अलग दे दे, तो नीचे टोटल इनकम आएगी। उस रेशियो से भी हम कैलकुलेट करके आगे कर सकते हैं। यहाँ अब हमने खुद देखना है कि टोटल में कितनी इंपोर्ट की सेल है। सर यहाँ पे वो भी फ़र्क आ रहा है ना कि हम इंपोर्ट ले रहे हैं अपनी डिक्लेयर्ड, जो मेरी परचेजेज है ये डिक्लेयर्ड वैल्यू है, ठीक है, वो ये सॉरी ये परचेजेज है, ये डिक्लेयर्ड है, 17% कम है ना, हाँ जी, सेल टैक्स नहीं है जी, वहाँ उसने क्योंकि इंक्लूसिव ले ली है, वहाँ सेल वैल्यू लेनी थी तो वो 17% ऐड ही रखा है जी जी, इसलिए सेल की बजाय उसने कहा कोई वैल्यू ठीक सर, क्योंकि जब मैं इनकम टैक्स के लिए उसको फीड करता हूँ तो ये इंक्लूसिव सेल टैक्स अमाउंट है और वो फार्मूले में यहाँ से रेशो उठाता है, बजाय मेरी परचेज जो आपने पहले एक्सप्लेन भी किया कि ये बेनिफिशियल है, अगर ये अमाउंट छोटी होगी तो हमें एट्रीब्यूट कम मिलेगा। हाँ, फिर आपका अमाउंट ऑफ टैक्स तो यही रहेगा, वहाँ आगे जाके आपको जो मिलेगा वो जो एडिशन होगी वो ज्यादा हो जाएगी, वो ज्यादा इसलिए हमने कहा इसी को ही रहने दे, इसको डिस्कस नहीं करते जी, बल्कि यहाँ सेल वैल्यू होनी चाहिए जी जी, क्योंकि ये मिनिमम है ऑन द सेल वैल्यू जी, नॉट ऑन द इंपोर्ट वैल्यू जी जी, तो वो क्योंकि इसमें है नहीं तो जो है उसके मुताबिक हमने चलना है। सर दो छोटी सी एग्जांपल मैंने पहले तो कोशिश की कि हम रिटर्न में फीड कर लें, लेकिन IRS सारों को पता है सुबह से प्रॉब्लम कर रहा है हमारा सिस्टम, तो वो फीड नहीं हो पाई। सर दो प्रोपोजिशंस हैं जिससे हमें समझ भी आएगी। ये इंपोर्ट के अलावा बात करने लगा, इंपोर्ट पे हमने पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल बात की हुई है, अगर हो तो वो 7th लेक्चर यूट्यूब चैनल पे लाउटेक्स पर अकेडमी का आप देख सकते हैं और उसके अंदर बड़ी डिटेल उसमें गुफ्तगू मौजूद है। सर मेरी जो है टोटल सेल है 2 करोड़ रुपए की, अगर कोई दोस्त लिखना चाहे साथ लिख लें ताकि थोड़ी सी मैं जो चीज़ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। 2 करोड़ रुपए की मेरी लोकल सेल है, सर्विसेज है मेरी 30 लाख रुपए की और सर्विसेज मेरी मिनिमम की हैं। मेरा कमीशन था जिसके ऊपर या कमीशन या सर्विसेज थी 1531 भी मेरा 10% 3 लाख रुपया विद हेल्ड हुआ है। अब जब मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ और इसमें मेरा प्रॉफिट निकला हुआ है 12 लाख रुपए का, बाकी कंपटीशन चार्ट सारे दोस्त प्रोफेशनल बैठे हैं वो बना लेंगे कि 2 करोड़ की सेल है, 30 लाख की मेरी अदर रेवेन्यू में सर्विसेज है 1531B की और मेरा प्रॉफिट है 12 लाख रुपया। अब मैं कहता हूँ जी मेरा तो ऑलरेडी 30 लाख की मेरी सर्विसेज है उसके ऊपर 3 लाख रुपये इनकम टैक्स विद हेल्ड हुआ है, जो हमारा एक नॉर्मल कंसेप्ट है कि जो 3 लाख विद हेल्ड हुआ है और 12 लाख में नॉर्मल इनकम लूँ भी तो उसके ऊपर वो 3 लाख तो टैक्स नहीं बनता, वो तो उसमें से भी बच जाता है। लेकिन सिस्टम उसमें क्या करता है, सिस्टम ये करेगा कि वो लेगा जिनका आपका जो प्रॉफिट है 12 लाख, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 12 लाख जो प्रॉफिट है मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, इस फिगर को आप डिवाइड करेंगे अपने टोटल रेवेन्यू जिसमें 2 करोड़ सेल और 30 लाख सर्विसेज हैं, 2 करोड़ 30 लाख से आप डिवाइड करें तो ये रेशियो मेरे पास प्रॉफिट की आती है 5.217%, 5.217%। अब वो क्या करता है कि मेरी जो 2 करोड़ सेल है अगर इसको मैं अपनी प्रॉफिट रेशियो से मल्टीप्लाई करूं 5.217 से तो मेरा सेल का प्रॉफिट बनता है 1043400, 10,43,400 रुपया
और मेरा जो मिनिमम है 30 लाख रुपया, उसको जब मैं 30 लाख को मल्टीप्लाई करूं 5.217% जो उसने मेरी प्रॉफिट रेशो निकाली है, ये जो मैंने सर से सवाल भी किया था कि अब यहाँ पे वो जीपी, वो दोनों को सेम जीपी दे रहा, वो दोनों को टैक्स और सर्विसेज को, सर मैं सर इसको फाइनल करके, तो वो मेरा जो सर्विसेज का मुनाफा है वो आ रहा है 156,510, 1,56,510 रुपया मुझे वो प्रॉफिट दे रहा है। अब टैक्स मेरा 3 लाख कट चुका हुआ है, लेकिन उसके ऊपर जब मेरा टोटल मुनाफा 12 लाख है तो मुझे वो सिर्फ 1,56,510 रुपये का सर्विसेज के अगेंस्ट मुनाफा दे रहा है, और उसके टैक्स को वो माइनस कर रहा है, जो 12 लाख वाला मेरा टैक्स है उसमें से उसके टैक्स को माइनस कर रहा है, जो बाकी 3 लाख में मैंने टैक्स पे किया हुआ है उसको वो डिफरेंस ऑफ मिनिमम टैक्स में ज़ाया कर रहा है। और जो 10,43,400 रुपया मेरा नॉर्मल जो सेल के ऊपर मेरा प्रॉफिट आया है, उसके ऊपर वो मुझे कहता है कि जी आपने मज़ीद इतने रुपए, वो कैलकुलेशन करके हमारा तो ख्वाहिश थी कि ऊपर हो जाता, लेकिन वो नहीं हो पाया, तो वो जितना भी 70-80 हज़ार लाख रुपए जो भी उसका वो बना रहा है, तो उसका वो टैक्स आपसे दोबारा मांग रहा है, और आपके 3 लाख रुपए को वो सिर्फ 1,56,000 की इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट कर रहा है। हो गया जी, दिखाएं जी इस पे। एक सर ये प्रपोजिशन थी, इसमें मैंने कोशिश की कि दोस्तों को, ऐसे ही एक मेरी प्रपोजिशन है सर वो दूसरे लैपटॉप में है, बच्चा किधर गया उस्मान, एक सेल बेसिस पे वो सेल बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है ना, कि आपके होनी चाहिए जीपी, अगर सर्विस है तो जीपी पे जीपी प्लस अदर इनकम होनी चाहिए, हर एक का अपना अपना जीपी, अपना दूसरे का अपना, उस पे ठीक है सर। मैं एक छोटी सी एक्सप्लेन कर लो, फिर वो हम फार्मूला खोलते हैं। सर एक वो प्रपोजिशन जो मैंने आपके सामने गुजारिश की, अच्छा ये एक दूसरी प्रपोजिशन है। अब सर मेरी 15 करोड़ रुपए की टोटल सेल है, 15 करोड़ रुपए की टोटल सेल है, इस सेल के अंदर मेरी 12.5 करोड़ की मिनिमम है 1531A, मेरी 12.5 करोड़ रुपए की मिनिमम है 1531A की। जी सर कितने परसेंट बनती है सर, वो हमने इसको तो फीड कर दिया उसके अंदर ना सर, ये बनेंगी उसको अगर हम निकाल लें, इम्पोर्ट ही डाल दें, नेट प्रॉफिट भी 4.5% इससे रिलेटेड है जी, ठीक है ना, टैक्स भी 4.5% रिलेटेड है, टैक्स भी 4.5% रिलेटेड है, सेल रेशियो की हुई है जी कि आप जितनी रेशियो इसकी है विद द टोटल सेल, हर कास्ट में भी, एक्सपेंडिचर में भी, नेट प्रॉफिट में भी, टैक्स में भी वही रेशियो चल रही है जी। सर इसमें हमने जो प्रपोजिशन की वो हमने ये की थी, मैं उसको कर देता हूँ कि हमने कहा कि जी 15 करोड़ रुपए की सेल है, 12.5 करोड़ रुपए की नॉर्मल, उसके सॉरी 12.5 करोड़ की 1531A की सेल है मिनिमम की, जिस पर 4.5% मेरा वो 60-70 लाख रुपया कटा हुआ है। 2.5 करोड़ रुपए की मेरी सेल है जो वो है जिस पे मेरा कोई टैक्स नहीं कटा, जो नॉर्मल है। अब मैंने इसका 1.5 करोड़ रुपया प्रॉफिट बनाया, 1.5 करोड़ रुपया टोटल प्रॉफिट है। अब जब 1.5 करोड़ प्रॉफिट को मैंने मल्टीप्लाई 100 किया, डिवाइडेड बाई 15 किया, तो मेरा 10% वो प्रॉफिट रेशियो है इसके अंदर। सिर्फ जस्ट एक हम कर रहे हैं उसको एक जो फार्मूला। अब जो 10% है तो 12.5 करोड़ रुपए के ऊपर जो उसका 1 करोड़ 25 लाख रुपया टैक्स इनकम बनी, और उस टैक्स कटा हुआ है उसका 60-65 लाख रुपया 4.5 के हिसाब से, तो उसने सिर्फ 1 करोड़ 25 लाख रुपए को कवरेज दी है, जो मिनिमम से प्रॉफिट आ रहा है अपनी रेशियो के साथ। जो 25 लाख रुपया उसका 2.5 करोड़ बच गया, और 10% जो हमने प्रॉफिट रेशियो पहले निकाल ली है, तो उसको वो कवरेज नहीं दे रहा। उस 25 लाख के ऊपर वो आपसे दोबारा, चाहे आपका 70 लाख टैक्स कटा हुआ है, 1.5 करोड़ रुपए वैसे नॉर्मल टैक्स में निकाल लूँ तो 35 लाख रुपया बनता है या 40 लाख रुपया बनता है, लेकिन वो मुझे कवरेज नहीं दे रहा। वो क्या करेगा कि वो उसके डिफरेंशियल को ज़ाया करेगा 1 करोड़ 25 के अगेंस्ट, जितना विदहेल्ड है उसको 1 करोड़ 25 के अगेंस्ट एडजस्ट करके बराबर कर देगा। जो नॉर्मल का 25 लाख है मेरा, उसके ऊपर वो कहता है कि जी आप टैक्स जमा करवाएं। ऐसे ही सर पहले हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में बात की, जो CNG स्टेशन के ऊपर प्रॉब्लम आ रहे हैं दोस्तों को रिटर्न के। CNG स्टेशन के अंदर आपके पास 3, स्पेशली वो CNG स्टेशन जिनके साथ पेट्रोल पंप भी हैं, 3 विद होल्डिंग मौजूद हैं। गैस के बिल पे 4% इनकम टैक्स मौजूद है, बिजली के बिल के ऊपर इनकम टैक्स मौजूद है, और आपके पास 156A का कमीशन का टैक्स मौजूद है पेट्रोल पंप के रेशियो से। तो वहाँ पे भी सर हमने देखा कि अगर आप सिस्टम में ये करें कि आप जो सिर्फ CNG की सेल है, पेट्रोल पंप की नहीं, क्योंकि वो कमीशन बेस है,
जो सिर्फ सीएनजी की सेल है उसको आप ऊपर अपने कंपटीशन चार्ट में ऊपर देंगे, उसका जो भी आप प्रॉफिट चीज़ बनाएं उसको, लेकिन वो नॉर्मल में जाकर, चूँकि मिनिमम नॉर्मल फीडिंग वो एंड वाले कॉलम में ही पोस्ट होनी है साथ ना जो उसकी, तो वो वहाँ पे आ जाएगी। 156A को आप अदर रेवेन्यू में डालेंगे, 156A को आप अदर रेवेन्यू में डालेंगे और एग्जेम्प्ट करेंगे, क्योंकि ये फाइनल है, ये फाइनल एग्जेम्प्ट वाले में दरमियान में आएगा जो 156A आएगा। फिर जब आप जाके मिनिमम फाइनल वाले में जाके आप 4% अपना फीड कर देंगे, गैस के बिल पे विद होल्ड हुआ। जब आप 156A वहाँ पे फीड कर लेंगे जो भी कमीशन आपका था, और आप बिजली के बिल का वहाँ पे टैक्स फीड कर लेंगे, तो आप देखेंगे कि सिस्टम आपके अगेंस्ट 1 रुपये की भी लायबिलिटी नहीं बनाएगा। वो कुछ गलती ये आ रही है कि दोस्त 156A का जो कमीशन है उसको भी ऊपर वाले ट्रेडिंग अकाउंट में डाल रहे हैं, डाल के एग्जाम्पल जी सेपरेट जितने जी सेकंड वाले कॉलम में जी, वो स्पीकर दे सर के पास जी। बल्कि सर मैं गुजारिश करूँगा आप इधर आ जाए, मेरी बात ये 3 में प्रोपोजिशन छोटी छोटी थी, तो मैंने कहा कि इससे थोड़ा सा वो कंसेप्ट का सिस्टम कर क्या रहा है उसको एक्सप्लेन करने में, तो बाकी मैं सर से गुजारिश करूँगा इसको कंटिन्यू करें, और फिर मैं चंद सवाल दोस्तों ने भेजे हुए हैं वो मैं पूछना चाहूँगा। बेसिकली ये है कि जो टोटल सेल है जहाँ, तो नॉर्मल वाला एरिया यहाँ सेल वाला बेटा निकालें पीछे, वही खोल दें जहाँ 3 कॉलम, ये वाला, ये टोटल जो 57 वाला नॉर्मल सेल जो है, अगर इस सेल में हम देखेंगे कॉम्बिनेशन है, इंपोर्ट की सेल भी है, इसमें सेल ऑफ सप्लाई भी है, इसमें सेल ऑफ सर्विसेज भी है, इसमें सेल ऑफ एग्जीक्यूशन भी है, ये 4 यूजुअली ये सेल्स होती हैं। तो उसमें हम देख सकते हैं कि उनकी आपस में रेशो क्या है, इसमें से कितनी इंपोर्ट वाली सेल है, कितनी सप्लाई वाली है, कितनी सर्विसेज वाली है, और कितनी एग्जीक्यूशन है, और टोटल ये 100 बनती हैं। अब अगर एक्सपेंस को देखें, कॉस्ट को देखें, इसी रेशो, क्योंकि उन्होंने से रेशो अडॉप्ट की हुई है, तो इसके एक्सपेंस भी, इसके कॉस्ट भी और नेट प्रॉफिट भी इसी रेशो से ही चलेगा। जो टैक्सेबल इनकम होगी वो भी वो इसी रेशो से ही कैलकुलेट करेगा। जो अगर इसमें 30% इंपोर्ट है तो समझ लें कि 30% जो सेल है उसकी रिलेटेड 30% टैक्सेबल इनकम जो है इससे रिलेट करती है, ठीक है, वो रेशो बनेगी, वही टैक्स की रेशो बनेगी। तो उसी रेशो से वो जो डिडक्शन हुई है उस पर वही रेशो निकाल के एट्रीब्यूटेबल निकालेगा, ठीक है, वो यही से ही वो रेशो कैलकुलेट करेगा। तो अब वैसे भी अगर आप इसको अदरवाइज भी देख सकते हैं कि इसके लिए हेड इन सेल का हेड कौन सा है कंप्यूटेशन का, वो इनकम फ्रॉम बिजनेस है। नीचे अब आएंगे तो इनकम फ्रॉम बिजनेस की जो टैक्सेबल इनकम है वो इससे रिलेट करती है, बाकी वाली इससे रिलेट नहीं करती। ये सेल को उससे डिवाइड कर लें तो रेशो आ जाएगी वो टैक्सेबल इनकम की रेशो, उस पे जो टैक्स टोटल नॉर्मल के अंदर जो इनकम फ्रॉम बिजनेस का टैक्स है वो लहदा कर लें, तो उसका प्रोपोर्शनेट फिर इन चारों में डिस्ट्रीब्यूट कर लें। ये आगे करा लें तो एट्रीब्यूटेबल भी टैक्स भी आ जाएगा, इनकम भी आ जाएगी। टोटल को करेंगे तो उसमें फिर मिसकंसेप्शन होगी, एरर होगा। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस इन्हीं 4 सेल की है, तो इन्हीं 4 सेल की रेशो जो है उसी तरह जो इनकम फ्रॉम बिजनेस है उसमें यही रेशो है, इसका रिलेटेड जो टैक्स है नॉर्मल उसमें भी वही रेशो है। तो आगे भी उसके मुताबिक जो आपकी डिडक्शंस हुई हैं उस वैल्यू को वही रेशो लगाएं तो एट्रीब्यूटेबल टैक्स और एट्रीब्यूटेबल इनकम आ जाएगा और डिफरेंस आ जाएगा। सर एक क्वेश्चन है, अगर एक इंडिविजुअल या ईओ की सप्लाई करता है एक ऐसी पार्टी को जो कि है प्रिस्क्राइब पर्सन, तो सारा काम एक्सपोर्ट का कर रही है, मैं सप्लाई कर रहा हूँ एक कंपनी को जो कि सारी काम एक्सपोर्ट का कर रही है, तो जब वो सारा काम एक्सपोर्ट का करेगी मैं डायरेक्ट एक्सपोर्टर हुआ, क्योंकि ठीक है क्वेश्चन कर, तो अब मैं जब रिटर्न फाइल करूँगा तो उसके अंदर मैं इसमें पहले था, अब कंसेप्ट नहीं है, तो जो इंटरैक्ट एक्सपोर्टर है वो फाइनल डिस्चार्ज अब नहीं है। पहले कुछ 1-2 साल में इंटरैक्ट जो एक्सपोर्टर था उसको कोई फैसिलिटी दी गई थी, अब नहीं है ऐसे। अब जो डायरेक्ट एक्सपोर्टर होगा उसके लिए फाइनल डिस्चार्ज है, आपकी अपनी सेल होगी, लोकल सेल ही होगी, और उसकी जो होगी वो एक्सपोर्ट होगी। यानी मैं अपनी लोकल सेल के मुताबिक जी आप लोकली करें। प्रिस्क्राइब्ड रूल्स के तहत कंफर्म कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर तो सेल 154 में अभी भी कवर्ड है, सेक्शन 154 में या उसमें नहीं है, रूल में या उसमें पहले भी था। सेक्शन 154 ही कह रहा है क्या कि अगर आप डायरेक्ट
एक्सपोर्टर को सप्लाई कर रहे हो प्रिस्क्राइब्ड रूल्स के मुताबिक कंफर्म कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है। जैसे अपना SPOs का हुआ करता था, स्टेट बैंक ने रेगुलेट किया जो DTRE के ठीक है, अंदर पता है रजिस्टर्ड मुझे। भी है, तो ये फैसिलिटी इज इवन नाउ अवेलेबल। चल, क्या उसका फाइनल डिस्चार्ज होगा? जी। क्योंकि उसकी एक्सपोर्ट पोर्ट प्रोसीड तो है नहीं है, Indirect बैंक ने exporter हो गया। इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट किस चीज का वो फाइनल डिस्चार्ज जो होनी है, जो एक्सपोर्ट प्रोसीड पे जो टैक्स कलेक्ट किया है बाय द कस्टम अथॉरिटी या बैंक ने, जो बैंक ने प्रोसीड करेगा, इनका तो बैंक ने नहीं काटा ना। आप तो इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर हैं, टू द एक्सपोर्टर जो रियल एक्सपोर्टर है आपका, तो उसने एज ए सेल पे काटा होगा, टैक्स कटेगा तो फाइनल डिस्चार्ज में आएगा ना। आपने सेल की एक्सपोर्टर को, तो एक्सपोर्टर ने आपका टैक्स काटा है, जब काटा है तो वो उसको एज ए सप्लाई काटा है या एक्सपोर्ट काटा है? सर 1% का उसके लिए कंसेशनल, उसके लिए कंसेशनल थोड़े, उसके लिए कंसेशनल रेट है अंडर सेक्शन 153 1 के पहले 4 होता था, 3 होता था, जितने ये डाइंग फिनिशिंग वाले हैं या एक्सपोर्टर करते थे उनके लिए था, वो 153 में फॉल करता है, वो 150 जो 4 है उसमें फॉल नहीं करता। ठीक है, 154 में जो फॉल करेगा वो एक्सपोर्ट होगा, वो फाइनल डिस्चार्ज होगा। 153 में जो फॉल करेगा डिडक्शन पे डिपेंड करता है कि कौन सी डिडक्शन है। आपकी 154 की है तो 153 के मुताबिक रेगुलेट होगा ना, तो 153 में मिनिमम है, या आपका फाइनल डिस्चार्ज वहां लिखा हो तो वो फिर फाइनल है। 153 में एक 4 पहले सेक्शन था, डाइंग फिनिशिंग वाले जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर को देते थे वो फाइनल डिस्चार्ज होता था। अब अगर फाइनल डिस्चार्ज है वो, तो फाइनल डिस्चार्ज में गवर्न करेगा। कुछ अभी भी फाइनल डिस्चार्ज 153 में है, कुछ चीजें मिनिमम में है, कुछ नॉर्मल में, जैसे कंपनी है लिस्टेड कंपनी वो नॉर्मल में, तो आप उसके मुताबिक गवर्न होगा कि आपकी डिडक्शन किस सेक्शन में है, क्या वो फाइनल है, क्या वो मिनिमम है या एडजस्टेड है। क्लियर? आप उसमें आप डिडक्शन दे सकते हैं किसमें, सर जस्ट वैसे नहीं कि भाई इंटरडायरेक्ट एक्सपोर्टर हो गया तो सारा फाइनल हो गया। आपकी डिडक्शन विद होल्डिंग किसने की है उस सेक्शन में आप फॉल करते हैं तो फिर ठीक। सर 156 से पेट्रोलियम कमीशन जो है वो फाइनल में है या मिनिमम में है इस वक्त? मेरे पिछले साल फाइनल में हूँ, अभी फाइनल अभी फाइनल है। अच्छा, अगर वो क्वेश्चन मेरा अच्छा, ये- उसमें 2-3 सेक्शन जी है, सर। एक सेक्शन तो 156 ए है। ए वाला, एक आगे वो ट्रांजिशनल प्रोविजन है, 236 है, हाँ, हाँ, उसी की बात करने लगा। वो वाला क्या था दोनों पिछले फाइनल है। वो भी फाइनल है, दोनों ही फाइनल है। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि डिस्ट्रीब्यूटर अगर जो वो जो प्राइस उनकी फिक्स होती है जिसके ऊपर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे सेल प्राइस तक टैक्स कटता है, अगर उससे ये हमने ज़्यादा- पहले लेक्चर में 3 किस्म के डिस्ट्रीब्यूटर की बात की थी, जी जी शायद आप थे कि नहीं? नहीं। एक डिस्ट्रीब्यूटर वो होता है, या इसको एजेंट कह लें या डिस्ट्रीब्यूटर कह लें, तो जो प्योरली डिस्ट्रीब्यूटर होता है, जो अपने नाम कोई परचेज सेल नहीं करता, डायरेक्ट ही कस्टमर के नाम करता है। नहीं, मैं तो पेट्रोल सुन पंप्स की लेना, बात कर रहा बात हूँ। सुन। जी। तो उसमें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपने परचेज सेल है नहीं है, क्योंकि सेल में आपका कोई भी एग्रीमेंट हो तो आपने सेल परचेज उसमें रिकॉर्ड नहीं करनी। इसमें तो बिल्कुल आप जस्ट आप कमीशन देंगे या ब्रोकरेज देंगे तो उसके मुताबिक होगा। दूसरा आपने कहा था कि दूसरा ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर या ऐसा कमीशन एजेंट है जिनकी वैल्यू फिक्स है, सेल प्राइस पे कोई कंट्रोल नहीं है। सेल प्राइस वही है, रेगुलेट करेगी, जो प्रिंसिपल है उसकी रेगुलेशन के मुताबिक होगा, और आपने जिस पे परचेज किया है उसी पे या कुछ मार्जिन पे आपको मार्जिन दे देगा। आपने सेल उस पे ही करना है, वो आपको डिस्काउंट कुछ दे देगा तो वो आपका कमीशन होगा। तो सेल टैक्स रिकॉर्ड में उस सिचुएशन में आपने परचेज सेल दोनों रिपोर्ट करनी है, जबकि इनकम टैक्स में आप पे एक्चुअल कमीशन ही है, लेकिन यहाँ अगर रिपोर्ट करेंगे दोनों तो आप पे टर्नओवर टैक्स भी लगेगा। तो इसको कैसे रिजॉल्व करें, ये क्वेश्चन लास्ट टाइम एक ये था। थर्ड वाला वो है जो कमीशन कम ट्रेडर है, उसका परचेज प्राइस पे कंट्रोल नहीं है, वो कमीशन भी लेता है और साथ वैल्यू भी बढ़ा सकता है। बढ़ा के जब जितना मार्जिन अबाव करता है वो ट्रेडिंग, उसका ट्रेडिंग मार्जिन है, उसमें ट्रेडिंग प्रॉफिट भी कमाता है और कमीशन भी कमाता है। तो ये वाला तो प्योर कमीशन एजेंट नहीं है, ये वाला पहले वाला प्योर था, दूसरा इन बिटवीन है, थर्ड वाला एक किस्म ट्रेडर कम कमीशन है। तो वो वाला तो सारी, आखिरी वाला तो सेल परचेज सब कुछ ही शो करेगा, तो पहले वाला बिल्कुल भी नहीं शो करेगा। दरमियान वाले का क्वेश्चन है कि दरमियान वाला जो सेल प्राइस को बढ़ा कम ज्यादा नहीं कर सकता और सेल टैक्स रिकॉर्ड के मुताबिक
सेल टैक्स जो है उसके मुताबिक उसने अपनी रिटर्न में परचेज भी रिपोर्ट की है और सेल भी रिपोर्ट की है। इधर रिपोर्ट नहीं करता तो 111 लगा के सारी की सारी सेल को भी एडिशन कर देगा, परचेज को भी एडिशन कर देगा और टैक्सेशन भी लगाएगा। अगर रिपोर्ट करते हैं तो आपका हो सकता है मार्जिन आधा % और टर्नओवर आपको 1.5% लग जाए। तो ये क्वेश्चन था। तो उसके लिए अगर आपने 111 से बचना है तो सेल परचेज डिपार्टमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू जो ये है कि अगर आपको सेल परचेज भी डिक्लेयर करनी है, आपका नेट प्रॉफिट या कमीशन जो है वो शो करें, नेट प्रॉफिट करें और टैक्सेशन दें। और उनका ख्याल ये है कि आपके टर्नओवर ज्यादा लगता है या कम लगता है, क्योंकि हब ने कुछ स्पेसिफाइड डिस्ट्रीब्यूटर को कंसेशनल टर्नओवर दिए हुए हैं। तो आप अगर फॉल करते हैं उसमें तो ले लें, नहीं फॉल करते तो फिर आप दें पूरा, नहीं डिक्लेयर करेंगे तो 111 लगेगा। तो इसलिए हमने लास्ट टाइम भी कहा था उसके लिए अप्रोप्रिएट यही है कि वो परचेज सेल डिक्लेयर करे, अपना जो मार्जिन बनता है वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा और एक्सपेंस क्लेम करें और अकॉर्डिंगली आपको नहीं करेंगे तो ये जो मैंने बताया ये कॉन्सिक्वेंस होंगे फिर। सर पेट्रोल पंप के हवाले से जो स्पेसिफिक सर ने बात की टोटल डिस्ट्रीब्यूटर्स की, पेट्रोल पंप के हवाले से 3 तरह के लोग हैं। एक वो जिनका कमीशन मिलता है 156A के तहत, ये नॉर्मली वो पंप्स हैं जो लीज पे होते हैं। शेल कंपनी ने पंप मेरा है लेकिन मुझसे लीज पे उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और उसने कहा जी मेरी ही सप्लाई है, मेरा ही माल बिक रहा है, आप ऑपरेट कर रहे हैं, उसके एवज में आपको कमीशन दूंगा। वो 156A में अब वो एक्सरसाइज होगा और उस पर टैक्स विद होल्डिंग होगी जो आज के दिन भी फाइनल है। दूसरे वो लोग हैं जो OMC से डायरेक्ट ले रहे हैं माल, वो उनके एजेंट नहीं है लेकिन माल डायरेक्ट OMC से ले रहे हैं। वो 236H के अंदर 0.5% रेट है, 0.5% रेट है और वो भी फाइनल है, वो भी फाइनल है कि उसने उसका बाद कोई टैक्स इनकम टैक्स की हद तक नहीं देना। तीसरे वो लोग हैं जो ना OMC से ले रहे हैं ना कमीशन एजेंट है, वो नॉर्मल सेल परचेज ट्रेड करते हैं। तो अगर वो सेल टैक्स रजिस्टर्ड हैं तो फिर उन पर 153 के तहत 0.25% इनकम टैक्स वो लगेगा और अपने टर्नओवर पे वो देंगे 113 के तहत। तो अब आपने देखना कि आपका जो पेट्रोलियम एजेंट है वो किस में फाल करता है और किस हवाले से करता है। मिनिमम इनकम टैक्स के हवाले से किसी दोस्त का कोई और सवाल, उसको जवाब दें। वैसे 3-4 सवाल हमें दोस्तों के आए हुए थे इस टॉपिक से हट के, फिर हम उनको जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो मिनिमम टैक्स के हवाले से अगर कोई भी सवाल, मैं सर दोस्तों का अल्हम्दुलिल्लाह आपकी वो मेहनत से कंसेप्ट क्लियर है, क्योंकि हमारा चौथा सेशन है सिर्फ मिनिमम के ऊपर हमारा। आज अल्हम्दुलिल्लाह 4 सेशन हमने किए हैं और फिर भी कुछ सवाल होगा तो अगले सेशन में कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होगा तो मैं दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि वो अपनी रिटर्न प्रिंट करके लाया करें। अगर कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो तो बात का तो रिटर्न के प्रिंट देखती 2-4 में समझ आ जाती है कि ये कॉलम ये नहीं ये फीड होना था, तो हम इंशाल्लाह वो भी असिस्ट करेंगे दोस्तों को कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो। सर मेरा एक सवाल है, एक दोस्त ने कोयटा से पूछा स्पेशली, वो कहते हैं कि जो एक्सपोर्ट है वहाँ पे उनको नोटिस दिया गया, ये इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो कहते हैं जो एक्सपोर्ट है हमें नोटिस मिला है कि आपकी एक्सपोर्ट जो है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन को है, इसलिए ये इनके इसके ऊपर फर्दर टैक्स लगता है 3%। तो आपकी जितनी एक्सपोर्ट्स हैं इसका 3% फर्दर टैक्स जमा करवाएं। तो इस पर हमें रहनुमाई करें कि क्या एक्सपोर्ट पे फर्दर टैक्स लगता है, तो क्यों लगता है, नहीं लगता तो क्या लॉ है, इस पर ज़रा हमारी रहनुमाई। बेसिकली सेक्शन 3(1) है जो डील करता है विद फर्दर टैक्स इन एडिशन टू नॉर्मल टैक्स जिस पे चार्ज होगा। तो उस पर फर्दर टैक्स अगर आप किसी ऐसे पर्सन को, जनरल कंसेप्ट तो ये है कि अनरजिस्टर्ड को सेल करेंगे तो वो आप पे फर्दर टैक्स लगेगा। लेकिन लॉ को अगर पढ़े तो उसमें है कि हु हैज़ नॉट ऑब्टेन्ड रजिस्ट्रेशन, वहाँ वर्ड क्या हुआ है, हु हैज़ नॉट ऑब्टेन्ड रजिस्ट्रेशन। तो अगर ऐसे बंदे को जो हु हैज़ नॉट ऑब्टेन्ड रजिस्ट्रेशन नंबर, तो उसको अगर आप सेल करेंगे तो उसको उस पर फर्दर टैक्स जो है, अब मेरे ख्याल 3 हो गया, पहले 2.5 था, 1 था, डिफरेंट चलते रहे। तो अब इन एडिशन टू नॉर्मल स्टैंडर्ड जो भी 17 है या 16 है, इन एडिशन टू दैट जो है वो लगेगा, उस पर लगेगा। अब बेसिकली हमें एक्सपोर्ट के रिलेशन से पहले तो इस तरह के कंसेप्ट, ये हमने हाई कोर्ट में बहुत सी रिटें फाइल की हैं, जैसे फ्लोर मिल है वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। तो उन्होंने कहा जी उस पर उन्होंने टैक्स लगाया, तो हमने कहा जी फ्लोर मिल तो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, ही इज़ नॉट मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई।
तो सेक्शन 14 के तहत किसको रजिस्टर्ड होना है, हु इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन नंबर, तो वो पर्सन है हु इज मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। या फ्लोर मिल को लेजिस्लेटर ने खुद एग्जेम्प्ट कर दिया है अंडर सेक्शन जो आपका 6 शेड्यूल के तहत रीड विद सेक्शन 13 एग्जम्पशन ओवर राइडिंग सेक्शन है, और साथ टैक्सेबल गुड्स की डेफिनेशन देखें तो सेक्शन 2 है, सब सेक्शन 39 है, इस तरह 41 है टैक्सेबल गुड्स और टैक्सेबल सप्लाई, उसमें से एग्जेम्प्ट सप्लाई स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड है। चार्जिंग सेक्शन में लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, तो इट मीन टैक्सेबल सप्लाई जो एग्जेम्प्ट सप्लाई है दे आर बीइंग एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्रीव्यू ऑफ होल ऑफ द सेल टैक्स एक्ट 1990, तो उन पे पूरा सेल टैक्स ही अप्लाई नहीं होता। जब वो नहीं होता तो इसलिए उसमें ओरिजिनल टैक्स नहीं अप्लाई होता, तो उसमें फर्दर टैक्स भी नहीं अप्लाई होता। इसी कंसेप्ट को अब आप पे अप्लाई करते हैं कि एक्सपोर्टर जो है वो डील होता है अंडर सेक्शन 4। पहले तो ओवर राइडिंग सेक्शन था कि जो जीरो रेटिंग होगा वो ओवर राइडिंग सेक्शन है, उस पे नॉर्मल टैक्स जो सेक्शन 3 है वो अप्लीकेबल नहीं, पहले वाली जो 2007 से पहले था, तो उसमें था कि ओवर राइडिंग नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द एक्ट, इट मीन कि उसमें सेक्शन 3 अप्लीकेबल नहीं था। चार्जिंग सेक्शन 3 मेन नहीं अप्लीकेबल था, तो उसमें फर्दर टैक्स भी अप्लीकेबल नहीं था, क्योंकि 17 अप्लीकेबल नहीं तो वो भी नहीं, पूरा का पूरा ही अप्लीकेबल नहीं था, क्योंकि जितनी सप्लाई थी वो टैक्सेबल, बट उस पर जीरो रेट था। तो जीरो रेट वाले पे ना नॉर्मल टैक्स था ना वो था, तो 17 में उसमें फर्दर टैक्स की अमेंडमेंट की गई, उसमें सब्जेक्ट टू 3(1)(a) लिखा गया। उसकी वजह से ये कंफ्यूजन आई हुई है कि अब जी फर्दर टैक्स शायद लग गया, तो उससे पहले हमने देखना है कि अब लग गया है या नहीं, इससे कंफ्यूजन अराइज हुई है कि लेजिस्लेटर ने जो नॉट विद वाला सेक्शन 4 था उसमें एक वर्ड दिया सब्जेक्ट टू सेक्शन 3(1)(a), इट मीन उसकी एप्लीकेशन हो गई 3(1)(a) की। लेकिन अब हम देखते हैं कि हर एक पे एप्लीकेबल हुई है या इस पे एक्सपोर्ट पे एप्लीकेबल है कि नहीं। एक साथ ही 3(1)(a) के साथ फेडरल गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि कुछ लोगों को प्रेस्क्राइब कर दे जिसमें 3(1)(a) एप्लीकेबल नहीं होगा, उसमें से अल्टीमेट कंज्यूमर है, इस तरह के और भी काफी सारे हैं, तो उन पे भी एप्लीकेबल नहीं होगा। अब एक्सपोर्टर की हम बात करते हैं तो वहां लिखा हुआ है टैक्सेबल सप्लाई मेड इन पाकिस्तान, जहां रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन किसने करवानी है, टैक्सेबल सप्लाई मेड इन पाकिस्तान। जिसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो तो पाकिस्तान में कोई सप्लाई नहीं करता, तो इसलिए ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड एंड ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन नंबर। तो इसलिए एक्सपोर्टर को उस 14 में जब वो एक्सपोर्टर ने जिसको सप्लाई करनी है वो ही इज नॉट रिक्वायर्ड, जिसको वो सेल कर रहा है ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन बिकॉज ही इज नॉट मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई इन पाकिस्तान, तो इसलिए फर्दर टैक्स उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर जी? सर पहले वर्डिंग लिखी हुई थी लायबल टू बी रजिस्टर्ड बट नॉट एक्चुअली रजिस्टर्ड, अभी वही है, वो रजिस्टर्ड पर्सन की डेफिनेशन है, लायबल टू बी रजिस्टर्ड बट नॉट है यही ना, लायबल टू नहीं, वो टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन की डेफिनेशन ये उसी था, ये नॉट ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, ये थोड़ा चेंज हो गया ना। नहीं वो लायबल टू रजिस्टर, देखिए ना एक जनरल कंज्यूमर तो लायबल है ही नहीं है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ तो ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन किसने ऑब्टेन करनी, हु इज लायबल, जिस पे ला एप्लीकेबल, जिसमें सेल टैक्स पूरा एप्लीकेबल ही नहीं है, तो उस पे कैसे हम फर्दर टैक्स लगा सकते हैं, ठीक है। इसलिए वहां वर्ड है टू हु हैज नॉट ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, तो ऑब्टेन किसने रजिस्टर करनी है, तो वो रजिस्टर करेगा जो लायबल हु इज मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई इन पाकिस्तान, तो ही इज लायबल टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन नंबर। सेक्शन 14 ला जो जितना भी है, जितने प्रोविजन होते हैं उसको कलेक्टिवली रीड करना चाहिए, जस्ट एक से हम कोई प्रोव्यू नहीं बना सकते। वैसे भी जो डेफिनेशंस होती हैं, डेफिनेशन जो है डिक्लेयर इन नेचर होती हैं, तो यहाँ क्योंकि वर्ड है ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, मेरी ओपिनियन ये है कि उस पे एक्सपोर्टर पे, अदरवाइज भी हम देखें जिसको हमने जीरो रेटिंग दे रहे हैं, फैसिलिटी दे रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं कि मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़े और फॉरेन एक्सचेंज आए, उसमें मेन से तो एग्जम्पशन दे दिया, जीरो कर दिया और फर्दर टैक्स हम लगा दें, तो ऐसे तो कोई भी फॉरेनर जो आयर है कोई भी रजिस्टर नहीं होगा, तो इट मीन हम उससे 17% एग्जम्पशन दे रहे हैं, जीरो कर रहे हैं, इधर 3.5% आप उस पर लगाएं, तो वैसे ही जो स्कीम आप लाए उसके अंगेंस्ट है। अगर हम कह दें कि सपोज ये बात मान ली कि इंसर्शन की वजह से 3% उस पर लग गया, तो इट मीन हमने एक्सपोर्ट पे 3 भी लगा दिया, फिर वो 17 ही रहने दे, 17 और 3 जो भी लगता है वो रहना दे बजाय, क्योंकि कोई भी जिसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो तो पाकिस्तान में कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा, ये कराएगा, कोई भी नहीं कराएगा, तो उस पर फिर जीरो रेटिंग की फैसिलिटी देने के बजाय पहले वाला भी लगा दें फिर उसमें।
सर एक छोटा सा क्वेश्चन, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, इसको कहते हैं हम नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉजिंग ओवरराइडिंग। जो पिछले लॉ होते हैं उससे ये प्रीवेल करता है। ये स्पेशल प्रोविजन है जो जर्नल पे प्रीवेल करती है। अगर दोनों में कन्फ्लिक्ट आ जाए तो ये प्रोविजन ओवरराइड करेगी और ये सुपरसीडिंग क्लॉज है, उसको सुपरसीड कर रही है। ये उससे हायर पेडेस्टल पे स्टैंड करती है, हायर लेवल पे स्टैंड करती है। ये स्पेशल है, वो जर्नल है। स्पेशल जो है प्रीवेल करती है ओवर द जर्नल। जहां भी नॉट विद स्टैंडिंग के भी डिफरेंट कंसेप्ट है। नॉट विद स्टैंडिंग इसी एक सेक्शन को कह सकता है, पूरे लॉ को कह सकता है, तो एनी अदर लॉ को भी कह सकता है। इसके भी सर्टेन रूल्स हैं कि नॉट विद स्टैंडिंग का वर्ड यूज कहाँ हुआ है। अगर वो नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन एनी लॉ, तो इट डज नॉट मीन कि किसी लॉ में भी लिखा होगा तो ये ओवरराइड करेगा। फिर हम देखेंगे हर लॉ का स्टेटस। ये लिख देने से अब कॉन्स्टिट्यूशन को ये ओवरराइड नहीं करता। बाय नेचर कॉन्स्टिट्यूशन सुपीरियर लॉ है। किसी लॉ में लेजिस्लेटर ने लिख भी दिया है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन एनी लॉ, तो ये उसका फिर भी सबऑर्डिनेट रहेगा। उसको वो उसकी ये बेबी है, वो सुपीरियर है, उससे ये ओरिजिनेट हुआ है। तो इसलिए वो अपने पेरेंट लॉ को ओवरराइड नहीं कर सकता, इवन दो ये लिखा भी हो। क्लियर? तो इसी तरह जैसे इनकम टैक्स या ये लॉ है, इसमें कुछ सब्सटेंटिव प्रोविजन है, जैसे चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन और इस तरह प्रोसीजरल सेक्शन है। प्रोसीजरल सेक्शन में ये लिखा भी हो तो ये चार्जिंग को ओवरराइड नहीं कर सकता, क्योंकि प्रोसीजरल सेक्शन जो है वो सबसर्विएंट ऑफ चार्जिंग सेक्शन है, उसके अंडर ऑपरेट करते हैं। चार्जिंग टैक्स लगेगा तो प्रोसीजर ऑपरेट होंगे। अगर टैक्स ही नहीं लगता उस पर तो प्रोसीजर असेसमेंट कहाँ से होगी, जब टैक्स ही नहीं लगता तो इसलिए इसके साथ ये लगा भी हो तो ये फिर प्रोसीजर प्रोविजन पे प्रिवेल करेगा, जितने प्रोविजन होंगे। सब्सटेंटिव पे फिर भी नहीं प्रिवेल करेगा। सब्सटेंटिव वाला सब्सटेंटिव में कंपैरिजन करेंगे, उस पर प्रिवेल करेगा या जो लिखा होगा। इस तरह इसको हम देख लेते हैं। उसके साथ ही फिर लेटर लॉ और अर्लियर लॉ का कंपैरिजन हो तो लेटर लॉ जो है लेटेस्ट वर्डिंग या लेटर इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेटर होती है। तो उस दोनों में कन्फ्लिक्ट आ जाए तो लेटर लॉ जो है उसको समझा जाता है कि वो प्रीवेल करेगा ओवर द अर्लियर लॉ। ये बेसिक कंसेप्ट है। जनरल लॉ और स्पेशल लॉ के भी इसी तरह स्पेशल लॉ विल प्रीवेल ओवर द जनरल लॉ। जी इंशाल्लाह जब हमारी इनकम टैक्स रिटर्न इधर ओवर होती है तो हम ये कंसेप्ट्स के ऊपर ये पूरा लेक्चर रखेंगे कि हर वर्डिंग का लॉ के अंदर जब इंक्लूड करता है, सब्जेक्ट टू कहता है, नॉटविथस्टैंडिंग कहता है, रिट्रोस्पेक्टिव प्रोविजो है, एक्सप्लेनेशन है, सारी बहुत से वर्ड है। स्पेसिफिक लेक्चर इंटरप्रिटेशन पे रखेंगे इंशाल्लाह। मैं सर जो आपकी वो हम एक्सपोर्ट वाली बात कर रहे थे, जो समझ पाया हूँ मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि सेक्शन 3(1)(a) के अंदर उसने कहा कि जिसने ऑब्टेन नहीं किया सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, उस पर 3(1)(a) लगेगा। सेक्शन 14 कहता है कि 14 में रजिस्ट्रेशन उसने करवानी है जिसने सप्लाईज इन पाकिस्तान करनी है। टैक्सेबल सप्लाईज इन पाकिस्तान में जो करेगा, तो इसने वहाँ पे वो हु इज मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई इन पाकिस्तान इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन नंबर अंडर द एक्ट। और दूसरा रजिस्ट्रेशन नंबर की भी डेफिनेशन है, सेक्शन 2 है, सब सेक्शन 24 है, उसमें भी वही है कि रजिस्टर्ड पर्सन है जिसने सप्लाई इधर करनी। और इसके साथ अगर हम मिला के पढ़े सेक्शन 4 के अंदर जहाँ ये अब अमेंडमेंट है कि सब्जेक्ट टू सेक्शन 3(1)(a), ये बेसिकली आई थी SRO 1125 के रेफरेंस से। वो जो लोकल सप्लाईज जीरो रेट SRO 1125 में गवर्न हो रही थी और उस पर उन्होंने वो फर्दर टैक्स लगाया था, फिर स्ट्राइक डाउन भी हुआ काफी सारा साथ जाता। अब 1125 खत्म हो गया। लोकल जीरो होगा तो उस पर फर्दर लगेगा, एक्सपोर्ट पे फर्दर फिर भी नहीं लगेगा क्योंकि वो लाइबल टू रजिस्टर्ड, लाइबल टू ऑब्टेन सेल टैक्स नंबर नहीं है। सर इसी रेफरेंस से एक और दोस्त उन्होंने गुजरांवाला से सवाल किया, वो कहते हैं कि मेरी फॉरेन इनकम है, प्रॉपर्टी इनकम है, तो जब मैं उसको पाकिस्तान लाऊंगा, मैं रेजिडेंट हूँ और मेरी फॉरेन इनकम है, तो जब मैं उसको पाकिस्तान लाऊंगा, पहला सवाल तो ये है कि क्या मैं उसको प्रॉपर्टी इनकम अलहदा सेपरेट ब्लॉक में डील करूँगा जैसे लोकल प्रॉपर्टी इनकम है, या मैं उसको क्लब कर सकता हूँ, या वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगी, कहाँ स्टैंड करेगी। ऐसे को फॉरेन सैलरी है, ऐसे को फॉरेन गेन है, तो वो अपने अपने ब्लॉक में उसी तरह ट्रीट होंगे जैसे लोकल अपने अपने ब्लॉक में ट्रीट होते हैं, या वो कहीं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएंगे। एक सवाल। दूसरा सवाल उसके अंदर ये है, अगर उस मुल्क के साथ हमारी डबल ट्रीटी है और मैं रेजिडेंट हूँ पाकिस्तान का, तो कैसे टैक्सेशन होगी, और अगर डबल ट्रीटी नहीं है
तो फिर कैसे टैक्सेशन होगी? ये सर काइंडली। पहले तो हम देख लेते हैं कि जो रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट की टैक्सेशन का बेसिक कंसेप्ट है ना, उसको देख लेते हैं। जो रेजिडेंट है उसके लिए वर्ल्ड इनकम टैक्सेशन इन पाकिस्तान होगी, कि जहाँ से भी वो कमाएगा उसकी टैक्सेशन जो है वो पाकिस्तान होगी। तो जो नॉन रेजिडेंट है उसकी ओनली पाकिस्तानी इनकम जो होगी, जो पाकिस्तान में कमाएगा वो होगी टैक्सेशन, और बाहर की नहीं होगी। वेल्थ के लिए अब आ गया है कि जो रेजिडेंट है उसकी सारी लोकल वेल्थ भी और फॉरेन वेल्थ भी सारी डिस्क्लोज करनी है। और 116 ए अलहदा भी सेपरेट एक आ गया है कि जो उसने फॉरेन वेल्थ और लाइबिलिटी जो है सेपरेट डिस्क्लोज करनी। अब दूसरा क्वेश्चन है आपका कि आपकी किस हेड में होगी। तो यहाँ हेड हैं 5, सैलरी है, प्रॉपर्टी है, और इनकम फ्रॉम बिजनेस है, और आपका कैपिटल गेन है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। तो जो भी इनकम होगी उसकी नेचर इसी तरह ही क्लासीफाई होगी, हेड उसी में होगी, उसी हेड में क्लब होगी। अगर उस पर सेपरेट, पहले भी हमने डिस्कस कर लिया कि नेचर ऑफ इनकम उसके मुताबिक ही होगी, और नेचर बदल भी सकती है। जैसे इनकम फ्रॉम बिजनेस है, वो बैंक का इंटरेस्ट जो है वो अदर सोर्स नहीं है, जिसकी कंटिन्यूटी है, फ्रीक्वेंसी, रेगुलर वो काम कर रहा है, तो वो एक हेड से उसके लिए अदर सोर्स से वो बिजनेस में आ जाता है। अब डिपेंड करता है, अगर वो प्रॉपर्टी रेगुलर बिजनेस है तो वो फिर प्रॉपर्टी से, अनलेस को स्पेसिफिक लिखा हो कि प्रॉपर्टीज में हर हाल में इसी में होगी, तो फिर उसी हेड में होगी। ओवरराइडिंग क्लास हो गया, प्रॉपर्टी किसी भी नेचर होगी, जैसे प्रॉपर्टी डीलर है या ये रियल एस्टेट वाले हैं, वो प्रॉपर्टी की काम करें भी तो वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं होगी, वो इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी। तो जिसके रेगुलर नेचर होगी तो वो हेड चेंज भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह वही हेड जो है वो फिर थोड़ा उसका रेगुलर बिजनेस नहीं है, एक्सेप्शनल है, समथिंग कभी कभार होती है, तो उस सिचुएशन में वो फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो जाती है। तो हेड यही रहेंगे, और उसका नेचर ऑफ बिजनेस, एक्टिविटी, उसकी फ्रीक्वेंसी वो देखते हुए कि इसको कहाँ जाना चाहिए, हेड इन्हीं में से किसी में से आएगी, ठीक है ना। जनरल हेड जो है, सैलरी होगी तो सैलरी में आएगी, प्रॉपर्टी इनकम है जनरल तो वो प्रॉपर्टी में आएगी, अगर बिजनेस कर रहा है वो बिजनेस में आएगी, कैपिटल गेन है, इन्वेस्टमेंट है, शेयर चूर है, उससे आ रहा है तो उसमें आएगी, अगर अदर सोर्स वाला है तो अदर सोर्स में आएगी। अब फिर टैक्सेशन, अगर उसके लिए कई फाइनल डिस्चार्ज है, कुछ चीज़ों में फाइनल को रॉयल्टी है, ये वो कुछ फाइनल भी हैं, तो वो है फाइनल है तो फाइनल में आएगी, सेपरेट है तो सेपरेट आएगी, नॉर्मल है तो नॉर्मल चलेगी। एग्जाम्पशन, कुछ में एग्जाम्पशन भी हैं तो एग्जाम्पशन में चलेगी। अब आपका अगला क्वेश्चन था, जैसे सैलरी की है 102 सेक्शन है या कितना है, उसमें सैलरी जो है 2 साल के लिए फॉरेन सैलरी को एग्जाम्प्ट है। 103 में टैक्स क्रेडिट है, फॉरेन टैक्स क्रेडिट है, अगर आपकी यहाँ बनती है वहाँ टैक्स दिया हुआ है आपने, टैक्सेशन यहाँ होगी, जितना वहाँ होगा उसका उतना फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। अब आपका आ गया ट्रीटी, 107 सेक्शन है जो वो है, ट्रीटी के ये जो है वो स्पेशल लॉज है। स्पेशल लॉ में जो ट्रीटी में 2 मुल्कों का एग्रीमेंट है उसके मुताबिक डील होगी। अगर उसमें लिखा हुआ है कि ये वाली इनकम उस मुल्क में टैक्स होनी है तो उसमें होगी, और यहाँ फिर उसमें लिखा हुआ है कि यहाँ एग्जाम्प्ट होगी तो वह यहाँ टैक्सेशन नहीं होगी। अगर उस ट्रीटी में 2 मुल्कों ने ये एग्री किया हुआ है पाकिस्तान में टैक्सेशन होगी तो पाकिस्तान में उसकी टैक्सेशन होगी, वहाँ एग्जाम्पशन लिखी है तो एग्जाम्पशन होगी, डबल लिखा हुआ है डबल होगी। फिर वो प्री जो ट्रीटी है वो प्रीवेल करती है ओवर द आवर लॉ, 107 सेक्शन में जहाँ कहीं लिखा हो। क्लियर जी? अच्छा सर, रिटर्न के अंदर ऐसे क्वेश्चन, रिटर्न के अंदर सबसे नीचे अच्छा, एक फॉरेन अगर अलहदा यहाँ लाभ है नहीं है, वहाँ रिटर्न में एक फॉरेन अलहदा भी लिखा हुआ है, तो जैसे एग्रीकल्चर भी अलहदा लिखा हुआ है तो वो अदर सोर्स में अलहदा उसने किया हुआ है, तो वहाँ आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। तो जहाँ प्रेस, क्योंकि बेसिकली 5 हेड हैं जो ऑर्डिनेंस कहता है, वहाँ रिटर्न में जब उन्होंने प्रेस्क्राइब रिटर्न की है तो उन्होंने अपनी कैलकुलेशन पर्पस के लिए या अपने सर्टन ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए कि बायर से टोटल इनकम कितनी आती है और टोटल एग्रीकल्चर से कितनी आती है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में वैसे बहुत से हेड और भी हैं, लेकिन उन्होंने इन 2 हेड को अलहदा भी स्पेसिफाई कर दिया। तो इसलिए आप इनको उसके मुताबिक, क्योंकि प्रेस्क्राइब रिटर्न जो है वो सेक्शन जिसके तहत रूल प्रेस्क्राइब किए हैं वो भी हैज द फोर्स ऑफ लॉ उसी तरह जैसे है, तो वहाँ आप उसके मुताबिक ही उसको रिपोर्ट करेंगे। इसी में ये भी रहनुमाई करें कि मैं नॉन रेजिडेंट हूँ, तो क्या मैं अपनी ग्लोबल इनकम को एक तो टैक्स देना या ना देना, कि मेरी एग्जाम्प्ट इनकम होगी या नहीं होगी, अगर मैं नॉन रेजिडेंट हूँ क्या मुझे डिस्क्लोज करना लाजम है कि नहीं क्या रिटर्न के अंदर? हम सब नॉन रेजिडेंट के रिटर्न फाइल करते हैं, वो हमसे वेल्थ स्टेटमेंट नहीं मांगता, मेरी पाकिस्तान सोर्स इनकम कोई नहीं, इनकम तो मैं कमा रहा हूँ बाहर, ठीक है, तो मैं नल के रिटर्न फाइल कर देता हूँ, क्या ये कानूनन दुरुस्त है नहीं, या मुझे वो इनकम यहाँ डिक्लेयर करनी है और एग्जाम्प्ट करनी है? देखिए, अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं
यहाँ इनकम कमा रहे हैं, तो अब आपकी यहाँ अगर आप टैक्स देंगे तो सार वेल्थ स्टेटमेंट भी देना पड़ेगी, या आप वॉलंटरी दे देते हैं तो फिर आप उसमें सारे ही शो करें तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि जितनी वेल्थ है फिर वो ये भी कह सकते हैं ये कंसील है, ये तो इधर है, आप कहेंगे नहीं वो ये उधर का एसेट है, यूज इधर हो रहा है, या बाहर आप आईटी की सर्विसेज हैं, दे इधर रहे एसेट उधर है, तो इसलिए आप टोटल करेंगे तो उस मुल्क का और इसका रिकंसाइल आप कर सकते हैं, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंस नहीं होंगे। कॉन्सिक्वेंस आपकी टैक्सेशन जो है, जो इनकम इधर अर्न की है टू दैट एक्सटेंट ही। लेकिन इनकम को भी सिंपल हम इनकम अर्निंग नहीं कहते, बाद दफा एसेट की भी एडिशन होती है, जैसे आपका अनडिस्क्लोज कोई एसेट है, इन्वेस्टमेंट है, तो लेकिन फिर उसकी आगे डिस्प्यूट है कि किस एक्सटेंट तक फॉरेन एसेट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो यहाँ रेजिडेंट के लिए तो है कि नॉन डिस्क्लोज करेंगे, तो उसके लिए सेपरेट प्रोविजन भी आ गया हुआ है, अब 111 में अलग भी आ गया हुआ है कि उसमें लिमिटेशन भी नहीं लगेगी, तो वो रेजिडेंट के लिए। तो नॉन रेजिडेंट को भी जब इनकम आप अर्न कर रहे हैं तो उसमें से आपने अंडर डिस्क्लोज की है पाकिस्तान में, तो वो कह सकते हैं कि ये जो एसेट है आपका इसके अंदर ये शामिल है, तो उसमें भी सेक्शन 111 का नोटिस हो सकता है। तो इसलिए अगर आप ना शो करेंगे तो नहीं होगा, अगर होगा तो फिर एसेट पे भी हो सकता है कि नेचर सोर्स बनाए, तो उसमें नेचर सोर्स में आप ये कह सकते हैं कि बाहर है तो वो कहेंगे ये इधर इसके कैसे पाकिस्तान में आया या वहाँ उसके क्या सोर्स हैं, तो एक एक्सप्लेनेबल नेचर सोर्स का क्वेश्चन राइज हो सकता है, इसलिए उसके अकॉर्डिंग आप देख लें। सर इसमें क्या डिसाइड हुआ है, अगर हम एक इंपोर्ट करते हैं ऐसी मटीरियल जिसमें रॉ मटीरियल है पैकिंग का, तो वो मिनिमम है अभी तक जो उसकी इंपोर्ट के ऊपर जी जो टैक्स है 2020 तक, 2020 तक अगर मैं उसकी कस्टम रिसर्च वैल्यू पे उस पर ऑफर करूँ, या फिर मैं उसकी अकाउंटिंग में जो बुक वैल्यू ले रहा हूँ कि ये माल इधर तक लाते हुए लैंड करते हुए इतना कॉस्ट है, उस पर ये हमने पहले लेक्चर में इस पे तफसीलन डिस्कस किया था कि कस्टम वैल्यू या इनकम टैक्स वैल्यू जो है ये फॉर द पर्पज ऑफ वो टैक्स होती हैं कि लोग अंडर डिक्लेरेशन ना करें, तो वो अकाउंटिंग में जो रियल वैल्यू या जितनी आपने पेमेंट की है उसके मुताबिक होती है। अगर आपसे वो पूछें कि डिफरेंसेस क्यों है, क्योंकि सेल टैक्स में भी कस्टम वैल्यू आप देते हैं, वो अपलोड डाउनलोड खुद ही कर लेता है। हाँ, यहाँ भी हमने देखा है अभी वैल्यू वो 17% सेल टैक्स में थे, लेकिन जब आपने रिटर्न फाइल की तो 17% हमने लेस किया हुआ है, वो इनपुट क्लेम किया होगा, तो वैल्यू डिफरेंस है। तो वैल्यू डिफरेंस के लिए सारे हमारा जो रिटर्न है, रिटर्न में भी अगर हम डेप्रिसिएशन देखें तो कुछ और होती है अकाउंटिंग की, टैक्सेशन की क्या होती है वो और होती है, तो उसके लिए भी आप सेक्शन 32-34 उसमें रिकॉन्सिलेशन है। ये मिसाइल जहाँ कहीं डिफरेंसेस आते हैं तो आपने रियल अकाउंटिंग उसके मुताबिक करनी है, और जो डिफरेंसेस है थ्रू रिकॉन्सिलेशन उसको बता देना है। वैल्यूएशन, स्टॉक की वैल्यूएशन का अकाउंटिंग में तो और ही प्रोसीजर है, कॉस्ट और नेचुरलाइजेबल वैल्यू है। यहाँ आप जो करते हैं जो मंथली बेसिस पे करते हैं सेल टैक्स में, तो स्टॉक की वैल्यू और होती है, क्वांटिटी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, वैल्यू डिफरेंस थ्रू रिकॉन्सिलेशन रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप रियल वैल्यूएशन, रियल प्राइस जो दी है उसको आप वो आपने रिपोर्ट करनी है अकाउंटिंग में और रिटर्न में। लेकिन डिफरेंसेस है, वैल्यूएशन डिफरेंसेस है ड्यू टू टैक्सेशन, या यहाँ तो प्रॉपर्टी की भी और ही वैल्यू होती है, यहाँ डीसी रेट और है, एफडीआर रेट और है, एक्चुअल और है, तो इसलिए आप एक्चुअल देके अपनी थ्रू रिकॉन्सिलेशन उसको आप प्रूव कर सकते हैं या एविडेंस देके प्रूव कर। थैंक यू सर, चूँकि 4 बज चुके हैं, हमारा वादा कि हम 4 बजे इसको क्लोज किया करेंगे। जो भाई ने आखिरी सवाल किया, सेकंड सेशन लाहौर टैक्स बार अकेडमी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, जिसमें कमर्शियल इंपोर्टर को स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था, और उसमें ये था कि उसकी डिक्लेयर्ड वैल्यू आएगी, असेस्ड वैल्यू आएगी, या इंक्लूसिव सेल टैक्स आएगी, या एक्सक्लूसिव सेल टैक्स आएगी। उसको ज़रूर देखिएगा, ये काफ़ी तफसील से सर ने हुक्म किया। ये सेकंड सेशन था, और लाहौर टैक्स बार अकेडमी का यूट्यूब चैनल, उस पर ये हमारे सारे सेशन मौजूद हैं। तो इसी के साथ सर आज के सेशन के लिए सब जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनका बहुत शुक्रिया। मोहसिन रशीद हमारे सबका चेयरमैन, श्रीराम का बहुत शुक्रिया, बाकी सारे सीनियर्स जो बैठे हैं बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।